Hi friends, you are most welcome in this part of series of practice sessions on your direct tax laws in international taxation. एक्चुअली आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए मैंने दो बैक टू बैक सीरीज दैट इज सीरीज ऑफ रिवीजन सेशंस एंड सीरीज ऑफ प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट कर रखी हैं। उसमें हम आज के इस पार्ट में एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक दैट इज पीजीबीपी से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम आगे कवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पीजीबीपी से जनरली दो तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको दिए जाते हैं। एक तो सेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चन और दूसरा दैट इज मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। जनरली जो आपको आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का कंपलसरी देखने को मिलता है वो पीजीबीपी के ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आपको दिया जाता है। तो मैं जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी तो बात आपके साथ में करूंगा ही। प्राइमरली हम जो सेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, हाँ, वो भी टाइम टू टाइम आपको एग्जाम में दिए जाते रहे हैं, उनको इनिशियली आइए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको 22 क्वेश्चन सेक्शन स्पेसिफिक जो प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज के लिए एक सिंगल पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो 22 क्वेश्चंस मैंने सेक्शन स्पेसिफिक आपको पीजीबीपी पर बेस्ड दे रखे हैं, पहले हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरस क्वेश्चंस आपको जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड गिवन है हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली पीजीबीपी एंड आईसीडीएस के मिक्स्ड इफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके साथ में आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। पीजीबीपी से रिलेटेड जो सेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनसे याद कीजिए। रिवीजन सेशन में मैंने सबसे पहले आपको जो चार्जिंग सेक्शन का रेलिवेंट पार्ट था वो रिफ्रेश कराया था। तो आइए चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही प्राइमरीली डिस्कस करते हैं। क्या आपको बताना है इन पॉइंट्स के लिए इस क्वेश्चन में कि बताओ पीजीबीपी हेड में मतलब इनकम टैक्स एक्ट में इनकी जो चार्जेबिलिटी दैट इज टैक्सेबिलिटी है वो अराइज होगी क्या? तो आइए देखिए, सेल प्रोसीड्स ऑफ इंपोर्ट एंटाइटल्स Sale proceeds of import entitlements amounting to rupees 1 lakh has been credited to profit and loss account which the company claims as capital receipts not chargeable to income tax। My dear friends, आपको पीजीबीपी में चार्जिंग सेक्शन में ये देखने को मिलता है ना कि जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं वो पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाए गए हैं। तो ये जो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस के सेल किए जाने पर जो प्रॉफिट डिराइव होता है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 28 में पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया गया है। तो आप इसे कैपिटल रिसीट कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आपने पीएनएल में जो क्रेडिट किया है वो एकदम सही है। हम तो यही कहेंगे कि इसकी इनकम टैक्स एक्ट में पीजीबीपी हेड में जो टैक्सेबिलिटी है वो अराइज होगी। Then donations received by a person in the course of carrying on vocation from his followers। My dear friends, हम जब रेगुलर बैच में पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन को इन डिटेल अलोंग विद ऑल इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वहां पर सेक्शन 28 का जो क्लॉज 4 जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां ये गिवन है कि अगर किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के दौरान जो भी बेनिफिट और परक्विजिट डिराइव होते हैं वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल बनाए जाते हैं। और प्रोफेशन एक मच वाइडर टर्म है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। एक्चुअली जैसे प्रैक्टिकली जो ये प्लेयर्स वगैरह होते हैं, मॉडल एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, अब इनके लिए जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इनके पास होगा तो ही ये अपनी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अब एक प्लेयर अगर नेशन को सर्व कर रहा है अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देकर तो वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो अब जनरली प्रोफेशनल से तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक करता है कि भाई इनके पास में कोई सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा के ये होल्डर होंगे, है ना, अपना प्रोफेशन रन कर रहे होंगे। लेकिन वोकेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स ऐसा कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह जरूरी नहीं है। जो भी ये एक्टर मॉडल आर्टिस्ट प्लेयर्स वगैरह हैं ये भी कंट्री को और नेशन को सर्व करते हैं तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर है। एक्चुअली इनको भी जो अपने फॉलोअर्स वगैरह से बेनिफिट डिराइव होते हैं वो पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाए जाते हैं।
एक्चुअली डॉक्टर के जॉर्ज थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि जो वोकेशन से होने वाली रिसीट है वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएंगी। तो आपको बस केवल इतना सा अभी कंसीडरेशन में लेना था। मैंने ये इन शॉर्ट डिस्कशन आपके साथ में रेगुलर बैच का यहां पर हरीड मैनर में किया। आप केवल इतना कैरी करें कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो अगर वोकेशन से भी अगर कोई भी बेनिफिट, कोई भी रिसीट अगर मिल रही है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाती है। तो इसी बेस पर हम डॉक्टर के जॉर्ज थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी बेस बनाकर, जो आपको मैंने आंसर में भी माय डियर फ्रेंड्स यहां प्रोवाइड कर रखी है, हम ये कह सकेंगे कि सर्टेनली इस तरह की जो रिसीट है वो पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगी। देन अगला पॉइंट हो जाए, क्या गिवन है, एस लिमिटेड रिसीव्स अ सम ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम के लिमिटेड ऑन 3rd January 2023 फॉर एग्रीइंग नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस रिलेटिंग टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 3 years। क्लिक किया कुछ? अरे अगर आपने के लिमिटेड को अगर एस लिमिटेड ने के लिमिटेड से अगर नेक्स्ट 3 years तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन ना करने के लिए अगर कुछ अमाउंट रिसीव किया है तो ये जो रिसीट है ये तो नॉन कंपीट फीस के नेचर की रिसीट हो गई ना। और नॉन कंपीट फीस, नॉन शेयरिंग फीस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल बनाई गई है, तो सर्टेनली इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो पीजीबीपी हेड में अराइज होगी। देन अ कंपनी रिसीव्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ ₹25 lakhs फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी for failure to supply the plant and machinery within the stipulated time. The assessing officer treated the same as income chargeable to tax as against the claim of the company, treating the same as capital receipt. याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में रिवीजन सेशन में पीजीबीपी के एक सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस किया था ना। वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जिस रिसीट का जो बेस है और ओरिजिन है वो एक असेट के एक्विजिशन से है, तो वो रिसीट रेवेन्यू नेचर की रिसीट कैसे बन सकती है? वो डेफिनेटली कैपिटल नेचर की रिसीट ही कहलाएगी। और विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जनरली रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल होती है, कैपिटल रिसीट नहीं, अनटिल एंड अनलेस समथिंग गिवन स्पेसिफिकली अदरवाइज। तो सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड के केस को बेस बनाकर हम यही कहेंगे क्या कि ये जो लिक्विडेटेड डैमेज आपको जो मिला, सामने वाले सप्लायर ने प्लांट एंड मशीनरी कमिटेड टाइम में आपको सप्लाई नहीं की, इसके लिए जो आपको ये डैमेज दिया ये आपके प्लांट मशीनरी के एक्विजिशन से कनेक्टेड रिसीट होने की वजह से सर्टेनली ये कैपिटल नेचर की रिसीट ही कहलाएगी। अगर एओ इसे एज एन इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनाएगा तो एओ का जो स्टैंड है वो यहां पर इनकरेक्ट कहलाएगा। एओ का जो एक्ट है वो यहां पर इनकरेक्ट कहलाएगा। एडिशनली सिंस ये प्लांट एंड मशीनरी के एक्विजिशन से कनेक्टेड रिसीट है तो रैशनली इसे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाना चाहिए। लेकिन ये इशू ना सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था, ना एग्जामिनर आपको इस बारे में पूछते हैं। आपको एग्जामिनर बस यही कहते आए हैं कि एओ इसे एज एन इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनाना चाहता है, क्या यह सही होगा? देन आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलूं। फ्रेंड्स देखिए, एक रिपीटेटिव नेचर का मल्टीपल पॉइंट्स की कवरेज वाला जो क्वेश्चन आपको यहां दिया गया, क्या गिवन है यहां? साक्षी प्राइवेट लिमिटेड was converted into limited liability partnership as Sakshi LLP on 1st July 2022. You are provided with the following particulars of Sakshi Private Limited as on 31st March 2022. Okay, explain the tax treatment of each item stated above in the hands of LLP, assuming that the conversion satisfies all the conditions laid down in section 47 clause 13b. कैपिटल गेन्स में मैं आपको ये रिफ्रेश करा भी दूंगा। सेक्शन 47 क्लॉज 13b में अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हुई है तो उस कन्वर्जन का जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्टेड बनाया गया है ना। कुछ कंडीशंस भी वहां पर दी गई हैं, तो वो कंडीशंस यहां सेटिस्फाई हो रही हैं। अब आप देखिए क्या इंफॉर्मेशन यहां दी गई। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साक्षी प्राइवेट लिमिटेड के से रिलेटेड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 25 lakhs का गिवन है। बिजनेस लॉस भी आपको 23 lakhs रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2015-16 माय डियर फ्रेंड्स यहां पर गिवन।
यस, तो यहां पर बिजनेस लॉस भी 23 lakhs का आपको यहां प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको पहले याद दिला दूं, आपने इंटरमीडिएट लेवल से सेक्शन सेट ऑफ चैप्टर में एक सेक्शन 72 एक देख रखा है। 72A में माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए, जो सबसेक्शन 6 से गिवन है वो क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हुआ तो फिर जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होंगे उनका बेनिफिट जो ट्रांसफरी दैट इज सक्सेसर एलएलपी है उसको मिलेगा। तो जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उनका बेनिफिट सक्सेसर एलएलपी ले सकेगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि जो बिजनेस लॉस है वो 23 lakhs का एक्चुअली याद कीजिए, मैं तो आपको सेट ऑफ चैप्टर में ये रिफ्रेश करा ही दूंगा। सेक्शन 72A सबसेक्शन 6 से क्या कहता है कि जिस भी ईयर में कन्वर्जन हुआ, आप देखिए यहां 1 जुलाई 2022 को कन्वर्जन हुआ तो मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में कन्वर्जन हुआ, तो बस जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होगा वो कन्वर्जन वाले ईयर का लॉस माना जाएगा। तो मतलब एलएलपी के लिए वो प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस माना जाएगा। फ्रेश 8 ईयर्स की जो लाइफ है वो यहां पर सक्सेसर एलएलपी एंजॉय कर सकेगी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि 23 lakhs का जो एक्यूमुलेटेड लॉस है इस कन्वर्ट होने वाली कंपनी का, वो एलएलपी का कन्वर्जन वाले ईयर का लॉस माना जाएगा। अकॉर्डिंगली वो फ्रेश 8 ईयर्स की जो लाइफ है वो एंजॉय कर सकेंगे। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए तो मैं टेंशन होती नहीं, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए तो आपको पता है कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, तो उससे तो इनडेफिनेटली ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ आगे कर ही सकेंगी। तो कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो ट्रीटमेंट है वो एलएलपी के लिए क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया राइट, कि उसका बेनिफिट एलएलपी को आगे मिलेगा। लेकिन ये क्या लिख दिया, अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA ऑफ ₹6 lakhs। क्या जो अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट है कंपनी का वो एलएलपी एंजॉय कर सकती है क्या? एलएलपी पर क्या मैट के प्रोविजन लगते हैं क्या? नहीं ना, वो तो कंपनी के लिए हैं। तो इसीलिए इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये लैप्स कर जाएगा। एक्चुअली इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट एलएलपी के लिए हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सेक्शन 72A में कोई अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट वगैरह के लिए चीजें गिवन नहीं है, तो इसका नो ट्रीटमेंट। देन फ्रेंड्स केयरफुली देखिए, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द असेट्स एज पर सेक्शन 43 क्लॉज 6 ऑफ द आईटी एक्ट। क्या आइटम्स हैं? प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली 12 lakhs की, मार्केट वैल्यू ₹18 lakhs। क्या कोई रेलिवेंस है इसका? अरे पीजीबीपी में सेक्शन 43 क्लॉज 6 में जो एक्सप्लेनेशंस गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, वहां स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन 2C क्या बोलती है कि जो कंपनी की कन्वर्जन की डेट पर एलएलपी होगी वो एलएलपी जो कंपनी की कन्वर्जन की डेट पर प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीबी होगी वो एलएलपी के लिए एक्चुअल कॉस्ट के तौर पर ट्रीट की जाएगी। और कन्वर्जन वाली ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो ये मानते हुए कि अगर कन्वर्जन नहीं होता तो क्या लायबल होता, वो नंबर ऑफ डेज में यहां पर कंपनी एंड एलएलपी में बांट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मार्केट वैल्यू का तो वहां मैं कहूंगा कोई रेलिवेंस है ही नहीं, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दी गई। ओके, हम क्या करने वाले हैं, हम तो जो 12 lakhs रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी का 15% जो बनता है 1,80,000 ना। अब आप देखो यहां 1 जुलाई 2022 को अगर कन्वर्जन हुआ है, 1 जुलाई 2022 को अगर कन्वर्जन हुआ है तो हम कह सकते हैं अप्रैल मई जून। तो यहां इस केस में अप्रैल मई जून दैट इज 91 डेज। ओके, 1 अप्रैल से यहां 30 जून तक का जो पीरियड होगा वो तो यहां पर कंसीडरेशन में ले लेंगे। किसके लिए? प्रेडिसेसर दैट इज कंपनी के लिए। और फिर उसके बाद में आगे का जो पीरियड है 365 डेज में से आप माइनस कर दो 91 डेज, तो 274 डेज बचने चाहिए राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये मानते हुए कि अगर ऐसा कन्वर्जन नहीं होता तो इन प्लांट एंड मशीनरी ये कंपनी के पास ही रही होती, 15% से वो डेप्रिसिएशन ले रही होती, उस डेप्रिसिएशन को हम 91:274 में एलोकेट कर देंगे। ओके, सिमिलरली हम यहां पर जो प्लांट एंड मशीनरी 60 lakhs की गिवन है, इनकी तो डिडक्शन क्लेम कर ली है कंपनी ने सेक्शन 35AD में, तो इनकी
तो जो कॉस्ट है वो कहलाएगी निल। एक्चुअली इन पर तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। जिस असेट की कॉस्ट 35 AD में एज डिडक्शन क्लेम कर ली गई हो उसकी तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए कॉस्ट क्या बन जाती है, दैट इज निल। तो ये तो हम कहेंगे एलएलपी के लिए निल पर आएगी। देन बिल्डिंग एट द रेट 10%, 30 lakhs, मार्केट वैल्यू 120 lakhs, फिर हम कहेंगे मार्केट वैल्यू का कोई रेलिवेंस नहीं है। जो बिल्डिंग 30 lakhs की यहां पर 30 lakhs की 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली जो बिल्डिंग है इस पर आप डेप्रिसिएशन निकालो 10% से। जो डेप्रिसिएशन निकल कर आया उसको हम 91:274 में एलोकेट कर देंगे बिटवीन कंपनी एंड सक्सेसर एलएलपी। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर इनका निकाला जाएगा। तो देखिए जो डिस्कस किया है ना बिल्कुल वही चीजें बस आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो 12 lakhs के डेप्रिसिएशन को हमने यहां जो टोटल डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग के वो देखे, और साक्षी एलएलपी को प्लांट एंड मशीनरी पर सक्सीडिंग पीरियड 274 डेज है ना, बिल्डिंग पर भी 274 डेज से एट्रीब्यूटेबल जो डेप्रिसिएशन होगा उसका बेनिफिट एलएलपी को। और माय डियर फ्रेंड्स जो अर्लियर पीरियड है, अच्छा हमसे तो पूछा क्या जा रहा है कि बस आप एलएलपी के लिए ट्रीटमेंट बताओ, अच्छी बात है। तो एलएलपी को जो डेप्रिसिएशन है वो सक्सीडिंग पीरियड से एट्रीब्यूटेबल यहां पर मिल गया। एलएलपी के लिए डब्ल्यूडीबी क्या बनेगी, तो जो भी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कंपनी के लिए रही होगी उसमें प्रीसीडिंग पीरियड से एट्रीब्यूटेबल जो डेप्रिसिएशन है वही 91 डिवाइड बाय 365, हां वो प्रीसीडिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में ये डेट ऑफ कन्वर्जन पर कंपनी के लिए उन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की जो भी डब्ल्यूडीबी बची वही साक्षी एलएलपी के हैंड्स में एक्चुअल कॉस्ट कहलाएंगी, और वो 35 AD वाली एसेट की तो कॉस्ट निली ट्रीट की जाएगी। राइट ना फ्रेंड्स। आइए जरा अब आपको आगे क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड इन ईयर 2001 रुपीज 60 lakhs, मार्केट वैल्यू रुपीज 105 lakhs। अब ये तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, तो इसके लिए तो सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंगली भाई कन्वर्जन के केस में भी सक्सेशन के केस में भी जो ट्रांसफरी के लिए कॉस्ट कहलाती है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर क्या है 60 lakhs, तो यही साक्षी एलएलपी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। देन फाइनली एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इज ₹25 lakhs। द कंपनी हैज बीन अलाउड डिडक्शन ऑफ ₹5 lakhs for each year for the PY 2021, 21, 22 अंडर सेक्शन 35 DDA। तो आगे की जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं वो किनको मिलेंगी, तो नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट हम कहेंगे जो एलएलपी है वो एंजॉय कर सकेंगी। राइट ना। तो फ्रेंड्स याद करो सेक्शन 35 DDA में रिवीजन सेशन में आपने सब रिफ्रेश कर रखा है कि अमलगमेशन, डीमर्जर, कंपनी के एलएलपी में कन्वर्जन, इन केसेस में जो भी अनअलाउड इंस्टॉलमेंट होती हैं वो ट्रांसफरी को अलाउ की जाती हैं। तो सर्टेनली यहां इस केस में वो आगे की जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका जो बेनिफिट है वो साक्षी एलएलपी क्लेम करने के लिए एलिजिबल ट्रीट की जाएंगी करेंगी। ओके आइए अब मैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। देखिए क्या मई 2014 में एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया था, कंप्यूट द क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 32 एंड कंप्यूट एंड also compute WDB of the IT Act in respect of the following items of plant and machinery purchased by PQR Textile Limited which is engaged in manufacture of textile fabrics during the year ended 31st March 2023। जैसे ही आपने बोला मैन्युफैक्चर हम कहेंगे कि हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी फिट केस है। ओके तो अगर कोई नई प्लांट एंड मशीनरी होगी तो हम कहेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहां पर मिल सकेगा। ओके अच्छा अब हमें ये पर्टिकुलर्स दिए गए, हमसे क्या पूछा जा रहा है सेक्शन 32 में जो भी डेप्रिसिएशन मिल सकता है वो बताइएगा और डब्ल्यूडीबी बताइएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पर चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो सके इसके लिए हर एक आइटम के लिए जो उनका नॉर्मल डेप्रिसिएशन, उनका एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना है नहीं मिलना है, हाँ मिलना है तो कितना मिलना है, और कॉन्सिक्वेंटली आपको पता है डब्ल्यूडीबी मतलब जो रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं वो सामने हमारे होगी।
ठीक है। तो न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 मई 2022 84 करोड़। हम क्या कहेंगे भाई, 15% प्लांटेड मशीनरी का जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो दे दो, 20% का नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दो, 35 डेप्रिसिएशन के बाद में 65% डब्ल्यूडीबी यहां पर कहलाएगी, राइट। द न्यू विंड मिल परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 18 जून 2022, याद है जो विंड मिल और अदर एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, 40%। तो यहां पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से ज्यादा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 40%, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन, 60% डेप्रिसिएशन हो गया, तो 40% यहां डब्ल्यूडीबी बचेगी। अब ये देखिए, आइटम्स परचेज्ड आफ्टर 30 नवंबर 2022, तो मतलब पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम हो गया, है ना। तो जो भी अलाइबल डेप्रिसिएशन बनेगा उसका हाफ ही केवल अलाउ हो पाएगा। तो अब लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू सेल्स डिपो, अब ये तो व्हीकल का केस है, तो व्हीकल के केस में आपको पता है नॉर्मली प्लांट इंक्लूड्स व्हीकल, तो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15, तो उसका हाफ 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और एडिशनल की तो आप व्हीकल पर बात ही मत कीजिए, और डब्ल्यूडीबी 92.5% यहां पर कहलाएगी। कॉन्सेप्चुअली बस चीजों को प्लीज क्लियर करके चले। फोर्कलिफ्ट ट्रक्स यूज्ड इनसाइड फैक्ट्री, सर ये भी तो व्हीकल है ना, याद करो मोटर व्हीकल एक्ट में व्हीकल की डेफिनेशन से ऐसे व्हीकल एक्सक्लूड किए गए हैं जो एक्सक्लूसिवली विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस और एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस में यूज के लिए अडेप्टेड हो, डिजाइन्ड हो। और वहां मैंने एग्जांपल्स की भी बात की थी, फोर्कलिफ्ट ट्रक वगैरह, तो मतलब क्या, ये जो फोर्कलिफ्ट ट्रक है ये एज पर मोटर व्हीकल एक्ट व्हीकल नहीं है, इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल प्लांटेड मशीनरी है, इन पर आप 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 15 का हाफ, और इन पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा लेकिन 20 का हाफ, केवल कितना 10%, तो 82.5% यहां पर डब्ल्यूडीबी कहलाएगी। मैंने आपको आंसर में भी उसका रेफरेंस दे रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में व्हीकल से इस तरह का जो आइटम है वो एक्सक्लूडेड है, तो ये वाला जो केस है ये व्हीकल का नहीं कहलाएगा, एक्चुअली ये एक नॉर्मल प्लांट मशीनरी में आएगा और इस पर नॉर्मल के अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी एसएससी को मिल पाएगा। देन कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, तो हम कहेंगे क्या, एडिशनल तो गया, कंप्यूटर पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट आपको पता है 40, तो उसका हाफ, क्योंकि पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम है तो नॉर्मल का हाफ 20 यहां मिल पाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, डब्ल्यूडीबी 80% बचेगी। देन कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, हां ये ठीक है, जो आपने कंप्यूटर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस या ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल नहीं किए हैं उन पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल पाता है। तो फैक्ट्री में जिन्होंने कंप्यूटर इंस्टॉल्ड किए उसमें 40 का हाफ 20 नॉर्मल और 20 एडिशनल का हाफ 10 यहां पर मिल पाएगा, तो 70% इनकी डब्ल्यूडीबी बचेगी। देन फाइनली जो न्यू इंपोर्टेड मशीनरी है उसके लिए पहले ये देखिए, द न्यू इंपोर्टेड मशीनरी अराइव्ड एट चेन्नई पोर्ट ऑन 30 मार्च 2023 एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन 3 अप्रैल 23। ऑल अदर आइटम्स वर इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। द कंपनी वाज न्यूली स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे ये नई इंपोर्टेड मशीनरी अगर प्रीवियस ईयर के क्लोज होने तक इंस्टॉल्ड तक नहीं हुई तो यूज कहां से हो जाएंगी, तो जब ये प्रीवियस ईयर में यूज ही नहीं हुई तो फिर इस केस में काय का नॉर्मल डेप्रिसिएशन और कैसा एडिशनल डेप्रिसिएशन, यहां तो हम कहेंगे डब्ल्यूडीबी की बात ही क्या करनी है, एक्चुअली ये तो एक्चुअल कॉस्ट पर ही स्टैंड करेंगी, राइट, ये तो हम कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट पर ही यहां पर स्टैंड करेंगी क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में कोई डेप्रिसिएशन अलाइबल करेंट ईयर में बन ही नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक आइटम का जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीबी के एंगल से जो डिस्कशन है वो क्लियर होगा, और यही चीज आपको इन टर्म्स ऑफ फिगर्स यहां पर देखने को बस केवल मिलेंगी, कुछ भी अलग से आपको देखने को यहां नहीं मिलेगा, राइट। तो जो भी न्यू इंपोर्टेड मशीनरी है वो अभी ब्लॉक का पार्ट बन ही नहीं पाएंगी क्योंकि वो इंस्टॉल्ड तक नहीं हुई है, यूज में तो आना दूर की बात में, तो इसीलिए वो डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल यहां पर नहीं कहलाएंगी। ओके चलिए, अब मैं आपको जो एक मोस्ट रेलिवेंट सेक्शन 33AB जिससे भी रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपको दिए जाते रहे हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस को मर्ज करके यहां एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसको आपने कर लिया तो आपके 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। देखिए सेक्शन 33AB से रिलेटेड ये क्वेश्चन, जी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया।
ओके, तो मतलब ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, तो कंफर्म हो गया 33AB में डिपॉजिट बेस्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। For the previous year ending 31st March 2022, it's a composite business profits before allowing deduction under section 33AB, but after debiting or crediting the following amounts is rupees 60 lakhs। क्या इन्होंने डेबिट क्रेडिट कर रखा है? इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू rupees 2 lakhs ऑन टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर वन ऑफ इट्स टी फैक्ट्रीज। मतलब जी लिमिटेड के पास में कई सारी टी फैक्ट्री हैं और उन टी फैक्ट्रीज में मशीनरी की जरूरत पड़ती रहती होगी, तो किसी एक टी फैक्ट्री में किसी एक मशीन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए उन्होंने टर्म लोन लिया, उस पर ये इंटरेस्ट दिया। अब ये तो कहा नहीं है कि ये मशीनरी के फर्स्ट पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट है जो मैं इसे डिसअलाउ करके मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाता। अरे ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी मशीन की जरूरत पड़ी होगी, कई सारी टी फैक्ट्री हैं तो किसी एक फैक्ट्री में मशीन की जरूरत पड़ी होगी, उसके लिए टर्म लोन लिया होगा, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए गए लोन पर दिया गया इंटरेस्ट है, ये तो अलाइबल है। हाँ, तो आपने डेबिट कर रखा है तो कोई गुनाह नहीं किया, इसका हम कहेंगे नो ट्रीटमेंट, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखना, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ग्रीन टी लीव्स प्लग्ड इन ऑन गार्डन्स रुपीज 2 lakhs। अरे ये तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इन्होंने अपने ऑन गार्डन्स में जो टी लीव्स प्लग्ड की उनसे उन्हें ये प्रॉफिट हुआ, तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो आपने इसे क्यों क्रेडिट कर रखा है? इसको हम कहेंगे आप लेस कीजिए। यस, ये तो लेस करने के लिए क्वालिफाई करेगा। अच्छा, रुपीज 5 lakhs written off as bad in respect of a trade debt transferred from Saraswati Tea Limited in previous year 1920 pursuant to a scheme of amalgamation approved by the Jurisdictional High Court। My dear friends, section 36 subsection 1 में clause 7 में जहां bad debt की डिडक्शन मिलती है, याद करो टीबी रुद्राव का केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी प्रेडिसेसर के डेटर्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में जो ये सक्सेसर हैं वो बैड डेट की डिडक्शन के लिए इंटाइटल्ड कहलाएंगी। अरे अमलगमेशन में सरस्वती टी लिमिटेड के जो भी डेटर्स हैं वो अब जी लिमिटेड के डेटर्स बन गए हैं। अगर किसी एक डेटर से उन्हें रिकवरी नहीं हो पा रही है तो वो उसका बैड डेट क्लेम करना चाहेंगी और वो बेनिफिट उन्हें मिलेगा। हाँ, टी वीरभद्रराव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कंफर्म किया, तो इसीलिए ये डिडक्टेबल है। अगर आपने इसे रिड्यूस कर रखा है तो कोई गुनाह नहीं किया, इसका भी हम कहेंगे नो ट्रीटमेंट। ओके, तो जितने पर्टिकुलर्स दिए हैं उनके हिसाब से 58 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो यहां पर प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए कंसीडरेबल बनता है। ओके, तो आप नोट कर रहे हैं इस बात को कि प्रीवियस ईयर 21-22 से रिलेटेड चीजें भी दी जा रही हैं। Then the following additional informations are also provided by the management। क्या? On 1st September 2022 it deposited a sum of rupees 11 lakhs in the tea development account। During the previous year 15-16 G Limited had incurred a business loss of rupees 14 lakhs which has been carried forward। ओके, बस यहां तक की चीजें आप अभी कंसीडरेशन में काइंडली लीजिए। तो अब देखिए, यहां आपने प्रीवियस ईयर 21-22 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले ही 11 लाख रुपीस टी डेवलपमेंट अकाउंट में अगर डिपॉजिट कराए तो आपको इस प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट बनता है 58 लैक्स, उसका 40% अगर आप निकालेंगे तो वो 48% तो 23.2 लैक्स आना चाहिए, और इन्होंने तो केवल 11 लैक्स ही डिपॉजिट कराया है, तो उस 11 लैक्स की ये 33AB में डिडक्शन ले सकेंगी। पक्की बात है ना फ्रेंड्स, उस 11 लैक्स की इन्हें 33AB में जो डिडक्शन है वो यहां पर मिल सकेगी, तो 47 लैक्स हम कहेंगे इनका पीजीबीपी हेड में फाइनली इस प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए चार्जेबल बन रहा है। इसमें 40% ही केवल बिजनेस इनकम कहलाएगी, बाकी 60% तो आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाती है ना, तो 47 का 40% हमने निकाला तो 18.8 लैक्स आ गया, और इनका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। हाँ, प्रीवियस ईयर 15-16 का 14 लैक्स का तो इनका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, तो हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस भी एडजस्ट करेंगे, तो फाइनली प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए आप पीजीबीपी एड की इनकम बोलो, जीटीआई बोलो, टीआई बोलो, यही इनकी टैक्सेबल इनकम फाइनली बन सकेगी। आई होप यहां तक के डिस्कशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, सॉल्यूशन में भी यही चीजें आप देखेंगे। तो जो नेट प्रॉफिट था उसमें से एग्रीकल्चर इनकम को हमने बाहर किया, राइट, बाकी जो भी बचा उसका
40% आप निकालो और जितना डिपॉजिट कराया उसको कंपेयर करो, तो डिपॉजिटेड सम कम है तो उतनी की डिडक्शन आप ले पाओगे। ये जो आपका रिजल्ट आया इसका 60% एग्रीकल्चर इनकम, बाकी 40% ही केवल पीजीबीपी एड में चार्जेबल इनकम कहलाएगा। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट किया तो यहां पर ये इनकी प्रीवियस ईयर 21-22 की इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम ट्रीट की जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। On 25th January 2023, it withdraws rupees 10 lakhs from deposit account which is utilized as under। इन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ किया 10 lakhs का, देखना कैसे इन्होंने इसका यूटिलाइजेशन किया है। तो अब प्रीवियस ईयर 22-23 की बात हो रही है, राइट। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में इन्होंने जो 10 lakhs का अमाउंट ना डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ किया, उसमें से सबसे पहले 6 lakhs फॉर परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल असेट एज पर द स्कीम स्पेसिफाइड, हम कहेंगे अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। रुपीज 3 lakhs फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रोमाइसेस। अरे ये तो आपने गुनाह कर दिया। आप नाबार्ड या डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ किए गए अमाउंट को किसी ऐसी प्लांट मशीनरी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते जो ऑफिस प्रीमाइसेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस में इंस्टॉल्ड की जाए। तो ये हम कहेंगे कि वायलेशन में केस आएगा, ये इनकम की तरह, डीम्ड इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। और रुपीज 1 lakh वाज स्पेंड फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम ऑन 5th April 2023। याद करो, रिवीजन सेशन में आपको ये सब रिफ्रेश करा रखा है मैंने कि आपने जिस प्रीवियस ईयर में अमाउंट विड्रॉ किया उस प्रीवियस ईयर के क्लोज होने तक आपको उसे यूटिलाइज करना है। ये आपने जो नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज किया, ये जो लास्ट ईयर के लास्ट डे तक, ये जो प्रीवियस ईयर 22-23 के लास्ट डे तक यूटिलाइज्ड रहा, ये आपकी विड्रॉन वाली ईयर की डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए हमारी एसएससी जी लिमिटेड के लिए डीम्ड इनकम बन जाएगी 4 lakhs की। लेकिन फिर वही बात, 60% एग्रीकल्चर, केवल 40% ही इनकी पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम बच पाएगी। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बिजनेस इनकम ऑफ जी लिमिटेड एंड द टैक्स कॉन्सिक्वेंस दैट मे अराइज फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो वही को तो कर रहे हैं। तो अभी जो प्रीवियस ईयर 22-23 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो 6 lakhs की विड्रॉन थी उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 lakhs और 1 lakh की जो आपने विड्रॉन की वो डीम्ड इनकम कहलाएंगी। और जो 40% पार्ट है उस 4 lakhs का वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगा। बाकी 60% तो एग्रीकल्चर इनकम का एलिमेंट है, वो एग्जेम्प्टेड ही ट्रीट किया जाएगा। देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द असेट व्हिच वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 6 lakhs इज सोल्ड फॉर रुपीज 8 lakhs इन अप्रैल 23। अरे याद करो ना, रिवीजन सेशन में भी आपने देखा था कि आपने अगर विड्रॉन अमाउंट से कोई असेट खरीदी तो असेट के एक्विजिशन वाले ईयर से 8 years तक आप उसे होल्ड करेंगे, आप उसे 8 years से पहले सोल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो वायलेशन कहलाएगा। जितना अमाउंट आपने उस असेट के लिए विड्रॉन डिपॉजिट का यूटिलाइज किया वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यहां अप्रैल 23 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में एक तो इनकी 6 lakhs रुपीस का, एक तो इनकी 6 lakhs रुपीस की डीम्ड इनकम यहां पर बना दिया जाएगा। और जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो 40% ही जो पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए फाइनली चार्जेबल अमाउंट यहां पर कहलाएगा, क्योंकि 60% तो एग्रीकल्चर इनकम का एलिमेंट है। और आप देख रहे हैं 6 lakhs की मशीन 8 lakhs में अगर उन्होंने बेची तो इस सेल पर इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो हो रहा है ना, कितने का, 2 lakhs का। तो वो भी यहां प्रीवियस ईयर 23-24 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 24-25 के लिए एक तो जो 6 lakhs है वो डीम्ड इनकम बनेगी, उसका 40% आपका पीजीबीपी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगा। बाकी 2 lakhs रुपीस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर और टैक्सेबल बन जाएगा। राइट फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं आपको सेक्शन 33AB से रिलेटेड ही आपको जो एक और क्वेश्चन में 2018 में दिया गया, इसमें जो 2 पॉइंट्स है मेनली मैं वो आपको आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो जनरल है, जो हम ऑलरेडी अभी अर्लियर क्वेश्चन में कवर करके आ चुके हैं। तो एक तो पॉइंट यहां पर मुझे आपके साथ में मेनली ये डिस्कस करना है कि ये जो एसएससी कंपनी है इसने जो भी इनका डिपॉजिट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड बैलेंस था 200 crores का, उसमें से 40 crores का अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया।
ओके तो करेंट ईयर में इन्होंने अपने नाबार्ड में जो डिपॉजिट अकाउंट में 200 करोड़ का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था उसमें से 40 करोड़ को विड्रॉ करके उसे कैसे यूटिलाइज किया, काइंडली देखिएगा। परचेज ऑफ न्यू स्प्रिंकलिंग मशीन फॉर यूज इन इट्स ऑपरेशन ₹10 करोड़। तो हम क्या बोलेंगे, इन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए एक स्प्रिंकलिंग मशीन परचेज करने के लिए अगर अपने विड्रॉन डिपॉजिट को यूटिलाइज किया है तो अलाउड, इसमें कहीं कोई वायलेशन नहीं कहलाएगा। बट परचेज ऑफ ऑफिस अप्लायंसेज फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस एट चेन्नई ₹10 करोड़, हम कहेंगे ये अलाउड नहीं है, ये आपकी डिम्ड इनकम कहलाएगा। लेकिन परचेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज ₹5 करोड़, याद करो सेक्शन 33AB में जो मिस यूटिलाइजेशन के केसेस हैं उनमें लिखा था ना नॉट बीइंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर आप परचेज कर सकते हैं। याद कीजिए फ्रेंड्स, तो आप कोई भी ऑफिस अप्लायंस परचेज नहीं करेंगे नॉट बीइंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स आप खरीद सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इन्होंने कंप्यूटर्स खरीदे हैं तो इसीलिए ये अलाउड है। And my dear friends, construction of godown at a cost of ₹1 crore near the rubber estate to store raw rubber, repairs to machinery, तो ये भी तो हमारे एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड ही उन्होंने पेमेंट किए हैं, तो ये भी सर्टेनली अलावेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब हमसे जल्दबाजी में क्या गलती होती है कि सर यहां पर बस 10 करोड़ रुपीस का जो इन्होंने ऑफिस अप्लायंस के लिए पेमेंट किया वो इन्होंने 10 करोड़ रुपीस का विड्रॉन डिपॉजिट ऑफिस अप्लायंस के परचेज में जो यूटिलाइज किया यही डिम्ड इनकम यहां पर बना देंगे, इसी का 40% टैक्सेबल इनकम करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप देखिए यहां हिडन क्या है, यहां पर अगर आप इसको एग्रीगेट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो 26.35 करोड़ आना चाहिए। 26.35 करोड़ का आपको जो यूज है वो दिया गया, जबकि इन्होंने 40 करोड़ विड्रॉ किया था, तो बाकी मतलब यूज नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो कैसे यूज हुआ था वो हमें जरूर बताया जाता ना। तो मतलब 13.65 करोड़ आपने विड्रॉ करके रखा, यूटिलाइज उसे ईयर एंड तक नहीं किया होता तो हमें उसका पर्पस बताया गया होता, तो ये भी डीम्ड इनकम के लिए क्वालिफाई करेगा। राइट तो यहां पर एक तो हमें यह जरूर देखना है कि जितना विड्रॉ किया गया है उसकी इन टोटलिटी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 10 करोड़ विड्रॉ था तो पूरे 10 करोड़ की थी, लेकिन यहां पर 40 करोड़ विड्रॉ किया गया, लेकिन हमें केवल 26.35 करोड़ की इंफॉर्मेशन मिली, तो बाकी 13.65 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुआ होगा, तो वो डीम्ड इनकम यहां पर कहलाएगा। ओके तो 10 करोड़ के अलावा आप वो 13.65 करोड़ भी कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। एक बात, दूसरी बात, जनरली हमारे मन में यह बात आती है कि सर अगर विड्रॉन डिपॉजिट से कोई असेट अगर खरीदी जाए तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या। तो मैंने इंस्टीट्यूट का ये सजेस्टेड आपको यहां दिया हुआ है, इन्होंने विड्रॉन डिपॉजिट से जो न्यू स्प्रिंकलिंग मशीन परचेज की है अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए, कहीं पर भी डेप्रिसिएशन उस न्यू स्प्रिंकलिंग मशीनरी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एग्जाम के लिए स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है कि आप बस क्या थीम अडॉप्ट करेंगे कि जिस डिपॉजिट की आप डिडक्शन ले चुके हैं उस डिपॉजिट के विड्रॉन से खरीदी गई असेट पर आप फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकेंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने क्लाइंट के लिए क्लेम करना, क्योंकि सेक्शन 32 में भी मना नहीं किया गया और सेक्शन 33AB में भी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन भी नहीं मिल सकती, ये गिवन नहीं है। तो आप प्रैक्टिकली आप लड़ना इस इशू पर, लेकिन मार्क्स इंस्टीट्यूट से ऑब्टेन करने और इंस्टीट्यूट का जो व्यू है वो यही है कि जो विड्रॉन डिपॉजिट से आपने असेट खरीदी आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकेंगे। दैट्स इट। ओके आप सजेस्टेड सॉल्यूशन में देखोगे आपको कहीं पर भी उस न्यू स्प्रिंकलिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एक बात, दूसरी बात यहां पर हालांकि वो सेट ऑफ चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन मैं रख देता हूं, द कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹6 करोड़ pertaining to AY 1516 Mr. A who continuously held 60% of shares carrying voting power since incorporation of the company had sold his entire holding to Mr. B on 1st August 2022। ओके तो अब आप देख रहे हो यहां पर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का केस आपको गिवन है। क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में जिस भी ईयर में लॉस हुआ था और जिस भी ईयर में आप उसका सेट ऑफ लेना चाहते हैं, एक्चुअली दोनों ही ईयर्स का जो एटलीस्ट 51% वोटिंग पावर वाले जो शेयर होल्डर्स है वो सेम होना जरूरी है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर असेसमेंट ईयर 16-17 रख देता हूं, क्योंकि एक सेकेंड, यस जरूरत नहीं है,
वो ठीक है, जो है वो ठीक है। एक्चुअली यहां इस केस में जो असेसमेंट ईयर 15-16 का जो 6 करोड़ रुपीस का लॉस है, उस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पर, और जो करेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के लास्ट डे पर आप देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो 51% वाले सेम नहीं रहे। मिस्टर ए के पास में जो 60% शेयर होल्डिंग थी वो उन्होंने बी को बेच दी। तो अब करेंट ईयर के लास्ट डे पर तो हम क्या बोलेंगे, एट मैक्स 40% के शेयर होल्डर ही सेम हो सकते हैं, क्योंकि 60% की होल्डिंग वाले शेयर होल्डर ने तो अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो किसी दूसरे को दे दी है। तो यहां याद कीजिए सेक्शन 79, उस सेक्शन 79 की वजह से ये जो लॉस है ये डेड लॉस बनकर रह जाएगा। इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट यहां कंपनी अवेल नहीं कर सकेंगी, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सेट ऑफ चैप्टर में मैं सेक्शन 79 में आपको रिफ्रेश करा दूंगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो बस ये दो पॉइंट थे जो इस क्वेश्चन की जानते वो मैंने दोनों आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। और आइए ना अब मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखूं नवंबर 2020 का न्यू कोर्स का। मैंने रिवीजन सेशन में 35D जब आपको रिफ्रेश कराया था तब उस केस लॉ को रिफ्रेश करा भी रखा है, लेकिन एग्जामिनर कैसे घुमाने की कोशिश करते हैं आपको जरा वो देखना। रामा सीमेंट्स लिमिटेड, मतलब केस लॉ की नॉलेज केवल काफी नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी टेस्ट किया जाता है आपका। देखिएगा जरा, रामा सीमेंट्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। द कंपनी issued 20 lakhs equity shares of rupees 100 each to the general public. The shares were issued at a premium of 150 rupees per share. The assessee claimed deduction under section 35D in respect of preliminary expenses at 5% of capital employed and added the amount of share premium to the capital employed to arrive at 5% as eligible amount of deduction under section 35D. The assessing officer, however, disallowed the said expenditure on the basis that capital employed doesn't include the share premium amount. Is the action of a AO tenable, that is valid in law? तो हमारे माइंड में तुरंत क्या क्लिक करता है कि सर अरे ये तो बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है क्या कि जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर एसएससी कंपनी ने इसे कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किया है तो फिर एओ अगर डिसअलावेंस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या गलत है? हां, एओ का जो एक्शन है वो वैलिड इन लॉ है, लेकिन नहीं, ये शॉर्टकट नहीं लगाना है फ्रेंड्स। आप इससे थोड़ा एक स्टेज और आप थोड़ा जरा नेक्स्ट लेवल पर जाकर सोचिए। यहां अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम के अमाउंट को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड कर रखा है जो नहीं होना चाहिए था, तो आप जो शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट है 150 रुपीज पर शेयर से 20 लाख इक्विटी शेयर्स का 3000 लाख, उसका जो 5% बनता है उस पर 3580 मत दो ना। आप पूरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन को कैसे डिसअलाउ कर दोगे? एओ ने क्या किया? एओ ने तो कंपनी ने जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पर सेक्शन 35D में डिडक्शन क्लेम की, उसने तो सेड एक्सपेंडिचर, उस सारे एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर डाला। तो ये हम कहेंगे एओ का एक्शन करेक्ट नहीं है। एओ क्या कर सकता है? एओ केवल और केवल जो शेयर प्रीमियम अमाउंट है उसके 5% तक जो डिडक्शन है वो बैन कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, तब उसका एक्शन यहां पर करेक्ट कहलाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के केस की जजमेंट का हम यहां यूज करेंगे, लेकिन एओ का पूरे एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करने का जो एक्ट है वो यहां पर करेक्ट नहीं कहलाएगा। वो केवल 5% ऑफ शेयर प्रीमियम तक ही जो डिसअलावेंस है वो प्रोवाइड कर सकता था, बाकी जो अदरवाइज अलाइबल पोर्शन बनता है उससे पर डिडक्शन एओ डिनाई नहीं कर सकता। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और आइए जरा मैं मई 2014 का सेक्शन 37 पर बेस्ड क्वेश्चन रखूं। एक्सेंट कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड हैज क्लेम्ड रेफरल फी पेड टू डॉक्टर्स एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द सेड पेमेंट्स. द असेसिंग ऑफिसर proposes to disallow such expenditure. Examine the correctness of the action of the AO. तो पहले तो ये हो क्या रहा है? डॉक्टर्स पेशेंट्स इस डायग्नोस्टिक सेंटर को रेफर कर रहे हैं और उस पर उन्हें जो कमीशन मिलना है 194H में टीडीएस हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उनको कमीशन मिलना होगा। उसको एक हैंडसम टर्म यूज की गई, रेफरल फी।
टर्मिनोलॉजी इररेलेवेंट है। अरे मैंने रिवीजन सेशन में भी आपको रिफ्रेश कराया था कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिक्यूट्स और एथिक्स से रिलेटेड जो 2002 में फ्रेम किए गए रेगुलेशंस, उनके अकॉर्डिंगली कोई भी डॉक्टर कोई भी फ्रीवीज, गिफ्ट, कमीशन नहीं रिसीव कर सकता। हाँ, तो अब इस केस में अगर उन्होंने वो रेफरल फी रिसीव की, पेशेंट उस लैब को रेफर करने की, तो ये हम कहेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ एक्ट है, ये एक ऑफेंस है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो तक डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये यहां डॉक्टर के लिए हम कहेंगे कि एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ एक्ट है, एक ऑफेंस है। और उस ऑफेंस के कनेक्शन में जो पेमेंट ये पेयर कर रहे हैं, क्या ये पेयर को सेक्शन 37 में अलाउड हो सकता है क्या? तो अब तो फाइनेंस एक्ट 2022 की जजमेंट आ गई। पहले फ्रेंड्स कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का इस पर टू द पॉइंट केस था, एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के केस की भी जजमेंट हम यूज कर पाते थे, लेकिन अब हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो लॉ मेकर्स ने सेक्शन 37 में एक एक्सप्लेनेशन लिखकर ये कह दिया कि सामने वाला जो आपसे रिसीव कर रहा है, अगर वो किसी भी लॉ, रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन का वायलेशन बन रहा है, तो आपके द्वारा उनको ऐसा प्रोवाइड किया गया बेनिफिट परक्विजिट, आपके द्वारा ऐसा किया गया जो एक्सपेंडिचर है, वो अलावेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, यहां इस केस में जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके लिए खर्चा लायबल नहीं है, उन्होंने टीडीएस काट के पेमेंट किया, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। एओ का जो एक्शन है उस पेमेंट का डिसअलावेंस वाला एक्ट, ये करेक्ट यहां पर ट्रीट किया जाएगा। आइए जरा अब आपको लेकर चलूं जरा थोड़ा आगे मई 2019 के क्वेश्चन में। SRM Tech Limited is engaged in the manufacture of multi-layer tubes and other specialty packaging and plastic products. It came out with an initial public issue of shares during the relevant assessment year and deposited the share application money received in banks. The share capital was received by the SRM Tech Limited to meet capital expenditure for setting up of its factory. As the funds were not immediately required, it made temporary deposit with bank which earned interest. This interest income of rupees 1.71 crores was treated as abatement of capital cost of the projects or factory by the company and set off such interest earned against public issue expenses in the books of the account. The AO is of the opinion that the same should be treated as revenue receipts and taxed the same as income from other sources. Decide the correctness of action of the AO. पहले मैं केवल अगर इन वर्ड्स को बेस बनाकर चलूं, देखिए अगर कोई कंपनी शेयर्स का पब्लिक इशू लेकर आई है तो उन्हें जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट की वजह से उन्हें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट करानी पड़ती है, और उस डिपॉजिट पर जो इंसिडेंटली इंटरेस्ट मिलता है, यस, जो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए डिपॉजिट नहीं कराया जाता, जिस पर इंसिडेंटली जो इंटरेस्ट इनकम होती है, उस शेयर इशू की प्रोसेस में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन एक्सपेंडिचर को से इंसिडेंटली अराइज इंटरेस्ट इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। याद करो श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड का केस, सुप्रीम कोर्ट का, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट की वजह से एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके जिसमें उसे डिपॉजिट करा के इंटरेस्ट इनकम आई है, जो एक इंसिडेंटली अराइज हुई इनकम है, इस इनकम से उस शेयर इशू की प्रोसेस में किए गए एक्सपेंस को एडजस्ट किया जा सकता है, वो सेट ऑफ अलाइबेबल होगा। तो अब ईओ अगर इंटरेस्ट इनकम को सेपरेटली टैक्स करना चाहता है तो वो एक्ट उसका यहां पर करेक्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो पहले तो हम यहां पर माय डियर फ्रेंड्स वो श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड के केस को बेस बनाकर ये कह सकेंगे क्या कि ईओ का जो एक्ट है वो यहां करेक्ट नहीं कहलाएगा, ईओ की कंटेंशन यहां पर करेक्ट ट्रीट नहीं की जाएगी, बल्कि वो इंटरेस्ट जो कंपनी, उस इंटरेस्ट से कंपनी अगर पब्लिक इश्यू एक्सपेंस अपने
कंपनी सेट ऑफ कर रही हैं तो ये एक्ट उनका यहां पर करेक्ट कहलाएगा। वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बन पाएगा। ये हमने इस रूलिंग के बेस पर माय डियर फ्रेंड्स डिसीजन लिया, लेकिन मैंने केवल ये पूरा डिस्कशन जो किया वो एक टर्म पर बेस्ड था, लेकिन इस केस के जो फैक्ट्स हैं उनमें आपने नोट किया यहां पर बस यही शेयर एप्लीकेशन बनी थी, बाकी तो फिर जब डिपॉजिट कराया गया तो शेयर कैपिटल टर्म यूज होने लगी। तो मतलब जो प्रोसेस है शेयर के इश्यूएंस की और अलॉटमेंट की वो कंप्लीट हो चुकी है ना फ्रेंड्स। तो देखो यहां पर मतलब कंपनी ने शेयर कैपिटल अरेंज की है, क्यों? क्योंकि उन्हें एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ओके, तो उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने शेयर कैपिटल जो उनके पास आ गई है उन्हें फील हुआ कि अब इसकी जरूरत इमीडिएटली नहीं है, इसलिए उन्होंने टेम्पररी वॉलंटरी डिपॉजिट कराया है बैंक के साथ में और उस पर इंटरेस्ट आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस टर्म को बेस बनाऊं तो फिर मुझे कहीं क्वेश्चन में नहीं लग रहा है कि भाई इसे कंपनीज एक्ट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से डिपॉजिट कराया गया है। ये तो कंपनी को इमीडिएटली रिक्वायर्ड फील नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसका टेम्पररी डिपॉजिट कराया है। हाँ, तो फिर इस हिसाब से तो फिर ये श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट के केस का यहां पर फिट केस नहीं कहलाएगा, है ना माय डियर फ्रेंड्स। फिर उस केस में तो हम क्या बोलेंगे कि इन्होंने शेयर कैपिटल क्यों अरेंज की? फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कैपिटल कॉस्ट के लिए फंड्स अरेंज करने के लिए। ओके, तो उसको इन्होंने अगर टेम्पररी कहीं डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अगर कमाया तो ये इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के एक पार्ट का रिटर्न बैक कहलाना चाहिए और इसे उस प्रोजेक्ट कॉस्ट से एडजस्ट कर लिया जाना चाहिए। मतलब क्या? जो भी इनकी फैक्ट्री सेटिंग अप कॉस्ट है उससे ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो एडजस्ट होनी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये थीम अडॉप्ट की। मतलब क्या? वो ऑल्टरनेटिव व्यू भी आपको यहां पर आंसर में ये गिवन है कि सिंस रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी अगर क्वेश्चन में यूज किया गया है तो अगर हम शेयर एप्लीकेशन मनी की बजाय शेयर कैपिटल को अगर बेस बनाए तो मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, फंड्स कंपनी के हाथ में आ गए हैं, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पर अब वो एग्जिस्ट करने लगे हैं, तो कंपनी को उन फंड्स की इमीडिएटली जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने वॉलंटरी टेम्पररी डिपॉजिट करके ये इंटरेस्ट कमाया है। तो एक व्यू यहां पर ये भी लिया जा सकता है क्या कि ये इंटरेस्ट शेयर एप्लीकेशन मनी का नहीं बल्कि शेयर कैपिटल के टेम्पररी डिपॉजिट से कमाया गया इंटरेस्ट है और जिसको यूज किया जाना है कैपिटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री के लिए। तो इसे जो सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री की कॉस्ट आएगी उससे डिडक्ट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेसर्स बैंक नोट पेपर मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह बात कही। तो अगर हम शेयर कैपिटल टर्म बेस्ड अगर चीजों को यहां कंसीडर करें तब भी एओ का जो एक्ट है कि वो इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में टैक्स करना चाहता है वो तब भी करेक्ट नहीं कहलाएगा, वो तब भी इनकरेक्ट कहलाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन में जो आपको लैंग्वेज कई बार दी जाती है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी दे दी जाती है, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज परफेक्ट ही होगी तो फ्रेंड्स फिर वहां पर दिमाग क्यों चलेंगे, है ना। तो इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। यहां लैंग्वेज आपको इम्परफेक्ट दी गई जिससे कि आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड टेस्ट किया जा सके, आपसे इस रिलेशन में भी जो चीजें हैं और नॉर्मल जो चीजें हैं दोनों एरियाज को टेस्ट किया जा सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो डिस्कशन मैंने किया है वो आपको क्लियर होगा। और आइए ना एक रेलिवेंट सेक्शन 4D क्लॉज स्मॉल ए से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं रखता हूं। मेनली इसमें हम आगे इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और अच्छा क्वेश्चन जरा देखिए। टीडीएस की कंप्लायंस के फेल्यूर से रिलेटेड आर लिमिटेड ट्रांसफर्ड अ बिल्डिंग वर्थ ₹25 lakhs टू सीईओ मोहन लाल, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन हिज रिटायरमेंट अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू इट्स बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो 25 lakhs है ये पेयर के लिए क्या है,
नॉन कंपीट फीस ना। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि ये जो 25 lakhs है ये आर लिमिटेड के लिए एक नॉन कंपीट फीस का किया गया पेमेंट है। तो आपको याद है सेक्शन 194J में नॉन कंपीट फीस, नॉन शेयरिंग फीस पर पेयर की ड्यूटी होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे, राइट। और अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो फिर वो जो एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे उसका 30% सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1A में डिसअलाइवेबल बनेगा। डिसअलावेंस सेकंड स्टेज है, पहले हम डिडक्शन क्लेम तो करें। आइए जरा आगे देखिए। पहले इन कोर्स ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) द एओ फाउंड दैट नो टैक्स हैड बीन डिडक्टेड एट सोर्स बाय आर लिमिटेड एंड ऑन दैट ग्राउंड ही डिसअलाउड द एक्सपेंडिचर बाय इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A(1A). एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन ऑफ एओ। फ्रेंड्स, पेयर ने जो ये 25 lakhs की नॉन कंपीट फी जो पे की है, इसके लिए पेयर के हैंड्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट में तो इसको लेकर कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसके लिए याद करो मेसर्स एशियानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड का मद्रास हाईकोर्ट का केस। मद्रास हाईकोर्ट ने वहां क्या कहा कि सिंस नॉन कंपीट फीस के पेमेंट से कोई नया बिजनेस तो एक्वायर नहीं होता। हाँ, ये बिजनेस में सेल्स इंप्रूव करने के लिए किया गया पेमेंट है, कंपटीशन से बचने के लिए किया गया पेमेंट है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग अपार्टस तो एसएससी कंपनी का सेम ही रहेगा। उन्हें कोई नया सोर्स ऑफ इनकम तो इससे क्रिएट नहीं होता, इसलिए बिजनेस के कनेक्शन में किए गए इस पेमेंट को आप 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम कर लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट के अकॉर्डिंगली ये जो नॉन कंपीट फीस के लिए किया गया जो पेमेंट है वो आप 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके, और आप ये भी याद उठाइए, हमने एक फेरोमेटिक मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गुजरात हाईकोर्ट का केस भी तो डिस्कस किया था। गुजरात हाईकोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या है ये कि आप सामने वाले का एक राइट एक्वायर कर रहे हो, है ना। वो भी इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी चला सकते थे, लेकिन आपके कहने से 5 years तक वो नहीं चलाएंगे, तो आप उनसे टेम्पररी बेसिस पर ही सही एक राइट एक्वायर करने के लिए किया गया आपका ये पेमेंट है। राइट इंटेंजिबल असेट होती है, इसलिए नॉन कंपीट फीस का किया गया पेमेंट फॉर इंटेंजिबल असेट पेमेंट कहलाएगा और पेयर को उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। अब आप देखिए यहां अगर हम मद्रास हाईकोर्ट की बात माने तो 25 lakhs का जो नॉन कंपीट फीस का अमाउंट है वो 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंस अलाइबल है, लेकिन टीडीएस कंप्लायंस के फेल्योर की वजह से, हाँ, सिंस टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया इसकी वजह से 30% पार्ट, मतलब हम कह सकते हैं 30% पार्ट ऑफ सच एक्सपेंस यहां डिसअलाइवेबल कहलाएगा। उस नॉन कंपीट फीस का 30% पार्ट ऑफ एक्सपेंस हम कहेंगे डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ओके, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट की अगर हम बात माने तो गुजरात हाईकोर्ट के अकॉर्डिंगली जो नॉन कंपीट फीस है 25 lakhs की, इससे तो ये पेयर आर लिमिटेड कैपिटलाइज करेंगी। हाँ, तो 25 lakhs रुपीस को जब वो कैपिटलाइज करेंगी तो जब उसकी वो डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर रही हैं उस पर, तो वो डेप्रिसिएशन यहां पर ले सकेंगी 25% की रेट से। उन्हें केवल 6,25,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो वे क्लेम करेंगी। तो जब वो इस नॉन कंपीट फीस को क्लेम ही नहीं कर रही, ये एक्चुअली एज एक्सपेंस इसको क्लेम ही नहीं कर रही, तो जब इसकी अलावेंस ही वो नहीं मांग रही तो आप डिसअलाउ क्या करोगे? राइट ना फ्रेंड, जब उसे एज एक्सपेंस वो क्लेम ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या कि यहां पर जो टीडीएस की नॉन डिडक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं कह सकता हूं कि इस केस में टीडीएस की नॉन कंप्लायंस का कोई यहां पर इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। टीडीएस की नॉन कंप्लायंस का नो इंपैक्ट। ओके, क्योंकि अगर हम कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं, कोई अलावेंस मांगते हैं, तो आप हमें डिसअलावेंस दे सकते हैं ना। और यही सारी चीजें जो हमने रिवीजन सेशन में भी माय डियर फ्रेंड्स रिफ्रेश की थी, वही सारी बातें आपको यहां पर आंसर में एज इट इज गिवन है, जो मैंने अभी आपको यहां पर ये रिफ्रेश भी कराई। आइए जरा अब मैं ले चलता हूं आपको इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए जरा। अनिल फूड प्रोडक्ट
Products Private Limited is engaged in manufacturing and selling various food products. It engaged two transporters for carrying its products to various distributors. In previous year 22-23, it made payments to two transporters towards freight charges without deduction of tax at source. In course of assessment, the assessing officer disallowed 30% freight charges invoking section 40 clause small a subclause 1a for failure to deduct tax at source. The assessee contains that, अब देखना assessee की contention क्या है फ्रेंड्स. The assessee contains that, assessee की यहां पर जो contention है वो जरा चेक कीजिए. क्या assessee यहां पर जो contention है वो बेसिकली रेस कर रहे हैं. The assessee contends that section 40 clause small a subclause 1a is not applicable. Why? As the amount of freight was not payable at the year end but had been actually paid during the previous year. Examine the correctness of the contention of the assessee. आपने इशू क्या है, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है, उसका एनालिसिस करके कंक्लूड कर देना है. ओके, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इशू तो बस यही है कि क्या assessee ने जो फ्रेट चार्जेस का एक्चुअली जो पेमेंट कर दिया है, क्या वहां पर सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1a एप्लीकेबल नहीं होगा. हाँ, फिर हम प्रोविजन की अगर बात करें तो सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल सब क्लॉज 1a की प्रोविजनल पोजीशन तो हाँ यही कहती है एनी सम पेबल, कि अगर assessee का किसी रेजिडेंट को कोई भी सम पेबल होगा जिस पर जो टैक्स डिडक्टेबल बनता है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा तो 30% एक्सपेंस डिसलाइबल कहलाएगा. लेकिन बात आएगी जब एनालिसिस की तो वहां पालम गैस सर्विसेज का सुप्रीम कोर्ट का केस आप यूज करोगे. सुप्रीम कोर्ट ने क्या थीम अडॉप्ट की थी कि जैसे पेड इंक्लूड्स पेबल वैसे ही पेबल इंक्लूड्स पेड. याद करो रिवीजन सेशन में ये सब आपको रिफ्रेश कराया था. एक्चुअली अगर आप रिजिड हो गए कि 40A1A में तो पेबल ही टर्म यूज्ड है तो पेबल के केस में लगेगा, तो जितने भी assessees कैश बेसिस पर जितने भी assessee कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे उनके वे तो हमेशा टीडीएस कंप्लायंस को लेकर डिफॉल्ट करेंगे और आप उनका खर्चा डिसअलाउ कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो पेमेंट बेस पर ही डिडक्शन आपसे मांगते हुए नजर आएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा जैसे पेड इंक्लूड्स पेबल सेक्शन 43 क्लॉज 2 जैसे कहता है ना पेड इंक्लूड्स पेबल, वैसे ही पेबल इंक्लूड्स पेड. तो डेफिनेटली कंक्लूड हम क्या करेंगे कि ईओ का जो एक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है. सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल सब क्लॉज 1a पेड के केस में भी एप्लीकेबल होगा. तो वो पेड के केस में नहीं लगेगा. assessee कंपनी का ये क्लेम यहां पर करेक्ट नहीं कहलाएगा. आइए जरा फ्रेंड्स अब रखता हूं इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक एक करके आपके सामने सभी. सबसे पहले शुरुआत करते हैं मई 2018 के क्वेश्चन से. निकानू लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन्वोक्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन कॉटन गारमेंट्स अंडर द ब्रांड नेम पीकॉट. इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स एक्सपोर्ट सेल्स इट लॉन्च्ड अ मैसिव पब्लिसिटी कैंपेन इन ओवरसीज मार्केट. फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इट हायर्ड द स्काई कॉर्पोरेशन, अ न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी which has no permanent establishment in India and paid rupees 10 lakhs for its services in the previous year 22-23. Discuss the tax and TDS implication of such transaction both in the hands of Nikanu Limited and Skyen Corporation. तो सबसे पहले हम यहां क्या कहेंगे कि वो Skyen Corporation जिसका इंडिया में पी नहीं है और आपने उनसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली हैं, तो जो स्काइन कॉर्पोरेशन को अमाउंट रिसीव हो रहा है वो इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल बनेगा. उस पर वे 6% इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए लाइबेबल है. मतलब जो स्काइन कॉर्पोरेशन उस फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में पी नहीं है उनको मिलने वाले 10 लाख रुपीस के अमाउंट और कंसीडरेशन पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल है. और जो पेयर है वो ड्यूटी बाउंड बनाए गए हैं. इक्वलाइजेशन लेवी के चैप्टर में आपने देख रखा है ना फ्रेंड, सेक्शन 165 क्या कहता है कि जो पेयर हैं उनकी ड्यूटी है कि वो 6% इक्वलाइजेशन लेवी 10 लाख का डिडक्ट करके नेट अमाउंट ही वो रिटेन करें, है ना. हाँ, उन्हें 60,000 की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके ही नेट अमाउंट रिलीज करना है. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पक्की बात है सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल सब क्लॉज 1b में उनके लिए वो इक्वलाइजेशन, उनके लिए वो जो पेमेंट है वो एज बिजनेस एक्सपेंस अलाउड नहीं हो पाएगा. और स्काइन कॉर्पोरेशन तो मौज करें, उनके लिए तो
माय डियर फ्रेंड सेक्शन 10 क्लॉज 46 में वो जो इक्वलाइजेशन, वो जो कंसीडरेशन है वो एग्जेम्प्टेड बनाया गया है। बस यही, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 10 क्लॉज 50, आई एम सॉरी, सेक्शन 10 क्लॉज 50 में हाँ, जो इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल जो कंसीडरेशन है वो रेसिपिएंट के हैंड्स में एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल बनाया गया है। तो फाइनली बात क्या निकल कर आई, निकानू लिमिटेड के लिए क्या ऑब्लिगेशन है कि उन्हें इक्वलाइजेशन लेवी 6% डिडक्ट करनी है, राइट ना। निकानू लिमिटेड को 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी है, और जो स्काइन कॉर्पोरेशन है उनके लिए वो 10 लाख रुपीस की जो रिसीट है वो सेक्शन 1050 में एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल कहलाएगी। ओके, ये बात हमने एडिशनली डिस्कस की कि अगर निकानू लिमिटेड उस पर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करती तो फिर वो अमाउंट उनके लिए डिसअलाइवेबल एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, चलिए अब आगे ले चलूं आपको मई 2020 के क्वेश्चन में। क्या यहां पर दिया गया, मेसर्स रघुराम कंपनी लिमिटेड मुंबई entered into the following agreements with various non-resident entities during the PY 22-23. पहला, paid rupees 4 lakhs to Messrs Neil Incorporation, a company based in USA for online advertisement of its products. Messrs Neil Incorporation does not have a permanent establishment in India. तो वही बात अभी जो हमने डिस्कस की थी, 6% इस पर इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल बनेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं इस केस में क्या, कि जो मिसर्स रघुराम कंपनी लिमिटेड हैं वो इस 4 लाख के अमाउंट पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने के लिए लाइबेबल बनेंगी, नहीं तो उनका जो एक्सपेंस है वो 40A(1)(b) में डिसलाइबेबल कहलाएगा। और जो मिसर्स नील इनकॉर्पोरेशन है उनके लिए वो रिसीट सेक्शन 10 क्लॉज 50 में एग्जेम्प्टेड कहलाएगी। ओके, देन अगला पॉइंट, पेड ₹50,000 टू मिस्टर डेविड, अ नॉन resident individual, against providing digital space for online advertisement of its products. तो my dear friends, ये भी 6% की इक्वलाइजेशन लेवी के लिए फिट केस है, डिजिटल स्पेस वाला। लेकिन सिंस जो पेयर हैं वो मिस्टर डेविड को 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट जिसको अपने क्लाइंट से इंडिया में 1 लाख से ज्यादा अगर कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है तो वहां पर फिर इक्वलाइजेशन लेवी लेविएबल नहीं बनेगी। उस केस में हम कहेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के लिए फिट केस ड्यू टू लिमिट यहां पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। देन फ्रेंड्स, मेसर्स रघुराम कंपनी लिमिटेड पेड ₹1,55,000 टू मेसर्स लॉक्स और LOX Limited for providing a platform for sale of its used furniture items. Messrs LOX Limited is a company based in New Zealand and does not have a P in India. My dear friends, मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा कोई नॉन रेजिडेंट जो जिसका इंडिया में P नहीं है, वो अगर इंडिया में किसी रेजिडेंट को या इंडिया में पी रखने वाले किसी नॉन रेजिडेंट को अगर उनके बिजनेस और प्रोफेशन के कनेक्शन में अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की सर्विसेज या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अदर नोटिफाइड सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी लेविएबल बनेगी। या फिर वे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, अपनी वेबसाइट से अगर वो जो ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज की सेल है वो अगर फैसिलिटेट करते हैं तो वो 2% इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे में केस आएगा। तो यहां पर आप देखिए जो ये LOX लिमिटेड है, ना तो इन्होंने रघुराम कंपनी लिमिटेड को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की, ना डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कोई सर्विस जो अभी तक है ही नहीं, ऐसी कोई सर्विसेज नहीं दी। दूसरी बात, यहां ये जो LOX लिमिटेड है ये अपनी वेबसाइट पर रघुराम कंपनी लिमिटेड का जो यूज्ड फर्नीचर वगैरह है वो बेच नहीं रही है ना। तो इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जो भी इनका जो भी इस रघुराम कंपनी लिमिटेड का माय डियर फ्रेंड्स यूज्ड फर्नीचर है वो बिक जाए इसके लिए। तो यहां इस केस में इस वजह से मेनली ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम तो इनको यूज करके यही कहेंगे कि सिंस रघुराम कंपनी लिमिटेड को LOX लिमिटेड ने कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड सर्विसेज जैसा कोई एक्ट नहीं किया है, इसलिए जो पेमेंट यहां पर उन्हें मिल रहा है वो इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल नहीं कहलाएगा।
राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे आपको डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और आल्सो स्टेट द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सच पेमेंट्स। बस आपको जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर लीगल पोजीशन है, जो केसेस मैंने आपके साथ में यहां डिस्कस किए, इसमें मैं बस आपको यही हाईलाइट करना चाहता हूं कि इक्वलाइजेशन लेवी उस केस में अट्रैक्टेड नहीं होती जहां पर पेमेंट जो किया जा रहा है वो अगर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी आउट करने से कनेक्टेड ना हो तो वहां इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्टेड नहीं होती। मैंने भी कहा था ना कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट को या इंडिया में पी रखने वाले किसी नॉन रेजिडेंट को उसके बिजनेस और प्रोफेशन के कनेक्शन में अगर उन्हें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की सर्विसेज देते हैं, तो उसके लिए आपको जो पेमेंट मिलता है वो इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे में आता है। और ये जो लास्ट केस आपने भी देखा, इस पर इक्वलाइजेशन लेवी क्यों चार्जेबल नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर जो पेमेंट किया जा रहा है वो केवल यूज्ड फर्नीचर इस रघुराम कंपनी लिमिटेड का बिक सके, वो रघुराम कंपनी लिमिटेड के बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के पर्पस के लिए यहां पर कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज वगैरह के लिए पेमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी यहां पर चार्जेबल नहीं बन सकेगी। राइट फ्रेंड्स, आइए जरा मैं अब आपको आगे लेकर चलूं, बाकी आप चीजें और गो थ्रू करेंगे, उसमें कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली तीनों ही पॉइंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया वही आपको सॉल्यूशन में गिवन है। और अब इक्वलाइजेशन लेवी के चैप्टर से रिलेटेड कि कैसे इंटरेस्ट और पेनल्टी वर्कआउट किए जाएंगे, क्या थ्रेशोल्ड है पेनल्टी वेनल्टी को लेकर, तो वो नॉलेज आपको आपकी टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन जो दिया गया May 20 का वो रखता हूं। रघुल लिमिटेड मेड अ पेमेंट ऑफ ₹3 lakhs ऑन 30th June 2022 towards procuring online advertisement space to a foreign company which had no place of business in India. The company remitted the equalization levy on 23rd March 2023. Calculate interest and penalty payable by Raghu Limited if any. अब आप देख रहे हो 23rd March 2023 को कंपनी ने ये इक्वलाइजेशन लेवी रेमिट मतलब डिपॉजिट कराई है, तो इंप्लाइड है, या ये नहीं लिखा था कंपनी डिडक्टेड एंड रेमिटेड, तो इंप्लाइड है कि रघु लिमिटेड ने जब ये पेमेंट किया था तो उन्होंने इस पेमेंट पर जो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी थी पक्का डिडक्ट तो यहां कर ली होगी, क्योंकि उन्होंने केवल रेमिट किया है इस डेट पर। तो फिर 30 जून को अगर ये डिडक्ट कर ली थी तो इसके लिए जो डिपॉजिट की ड्यू डेट बनती है वो डिपॉजिट की ड्यू डेट हम कह सकते हैं क्या बनती है, 7 जुलाई 22। और इन्होंने डिपॉजिट कब कराया, याद है ना, इक्वलाइजेशन लेवी जिस मंथ में आप डिडक्ट करते हैं उस मंथ के क्लोज होने से नेक्स्ट 7 डेज में आपको डिपॉजिट करानी होती है। इन्होंने इसे डिपॉजिट कराया 23 मार्च 22 को, राइट ना फ्रेंड्स, इन्होंने इसे डिपॉजिट कराया है 23 मार्च 22 को। तो अब इस केस में जो पीरियड 23 मार्च 23 को, तो अब इस केस में जो पीरियड ऑफ डिले है आप उस पर 1% पर मंथ पर मंथ की रेट से जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूट करेंगे ना। और कैसे वर्किंग होगी, कैसे करोगे, 7 जुलाई से 31 जुलाई और फिर 1 अगस्त से स्टार्ट करें, या कैलेंडर मंथ नहीं चलता, मतलब क्या 7 जुलाई से 6 अगस्त, 7 अगस्त से 6 सितंबर, 7 सितंबर से 6 अक्टूबर, इस तरह से आप पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 8 मंथ्स आपके 6 मार्च 23 को कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर 7 मार्च से 23 मार्च पार्ट ऑफ मंथ, उसके लिए भी 1% लगेगा क्योंकि रेट क्या है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, तो हम कह सकते हैं 8 मंथ्स कंप्लीट और पार्ट ऑफ मंथ, तो मतलब कुल मिलाकर 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर 18,000 रुपीज पर 1% की रेट से लेविएबल बनेगा। ये हो गया इंटरेस्ट। और माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए, जितना आप डिले करते हो उसके लिए 1,000 रुपीज पर डे की जो पेनल्टी है वो भी इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर में लेविएबल बनाई गई है। तो इस हिसाब से 7 जुलाई से 23 मार्च तक अगर आप नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो बड़े सारे नंबर ऑफ डेज वहां पर निकलकर आ जाएंगे। आप नंबर ऑफ डेज माय डियर फ्रेंड्स निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ डेज तो 260 डेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर तो पेनल्टी की फिगर यहां 2,60,000 हो जाएगी।
क्या पेनल्टी इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट को क्रॉस कर सकती है? क्या? देन आंसर इज नो। तो इक्वलाइजेशन लेवी 18,000, तो पेनल्टी भी यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रखी जाएगी। तो आप देखिए यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक तो 1% पर मंथ की रेट से जो इंटरेस्ट है वो 9 मंथ्स का लेविएबल बना, दूसरा 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से जो पेनल्टी है वो इस पीरियड में 260 डेज की बनती तो 260 है, लेकिन वो फिगर इक्वलाइजेशन लेवी से एक्सीड नहीं कर सकती, इसलिए फाइनल लेविएबल पेनल्टी 18,000 ही कहलाएगी। आइए ना फ्रेंड्स, अब जो कुछ लेटेस्ट अटेम्प्ट के और क्वेश्चन है मैं वो रखता हूं आपके लिए। जनवरी 21 का क्वेश्चन डील करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? XYZ लिमिटेड एन इंडियन कंपनी टू एक्सपांड इट्स ओवरसीज सेल्स और एक्सपोर्ट्स लॉन्च्ड अ मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. For the purpose of online advertisement, it utilized the services of MNO Incorporation, a London-based company, and JKL Incorporation, an Australian company. MNO Incorporation has a permanent establishment in India, and the services is effectively connected to the permanent establishment in India. वहीं JKL Incorporation has no permanent establishment in India. During the previous year 22-23 JKL XYZ Limited, जो हमारी एसएससी इंडियन कंपनी है, पेड ₹3 lakhs to MNO Incorporation and 2 lakhs to JKL Incorporation for such services. Discuss the tax implications or TDS implications of such payment and receipt in the hands of XYZ Limited, MNO Incorporation and JKL Incorporation. तो पहले शुरू करते हैं हम यहां MNO Incorporation को इन्होंने जो 3 lakhs की पेमेंट की है उससे देख रहे हैं आप। ये जो MNO इनकॉर्पोरेशन है इनका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और जो इन्होंने सर्विसेज दी हैं वो उसी इंडियन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब उनका जो इंडिया में ब्रांच ऑफिस है उसी से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। तो ये तो फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लाइक ब्रांच ऑफिस है, उन्होंने ब्रांच लेवल पर जो सर्विसेज देकर 3 lakhs की इनकम कमाई है, ये तो उनकी इंडिया में एक्रूराइज हुई इनकम है। इस पर तो वो 40% से इंडिया में इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है। यहां तो माय डियर फ्रेंड्स इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि ये तो इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल प्रोविजंस में उस नॉन रेजिडेंट MNO इनकॉर्पोरेशन की टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम बननी है। तो इस पर तो जो पेयर हैं वो उनका सेक्शन 195 में TDS काटेंगी, राइट। अगर उन्होंने TDS नहीं काटा तो सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1 में 100% जो एक्सपेंस है वो उनका डिसलाइबल बन जाएगा। तो जो MNO इनकॉर्पोरेशन को की गई पेमेंट है उसमें MNO इनकॉर्पोरेशन के लिए वो रिसीट 40% से इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मली इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल है, क्योंकि उनकी सेक्शन 9 में ये इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया है, ठीक है, क्योंकि उनका इंडिया में पी है और उसी पी से उन्होंने ये इनकम कमाई है। XYZ लिमिटेड का क्या ऑब्लिगेशन है? 40% 195 में TDS काटे, नहीं काटा तो सेक्शन 140 क्लॉज स्मॉल सब क्लॉज 1 में उनका जो एक्सपेंस है वो डिसलाइबल कहलाएगा। अब आते हैं हम यहां जो दूसरी एंटिटी थी, कौन? जो JKL इनकॉर्पोरेशन है। हां, इनका इंडिया में पी नहीं है, तो अब इनको आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पेमेंट की है इस पेमेंट पर आपको इनका 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन है। नहीं काटा तो सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1B में 100% पेमेंट ऑफ 2 lakhs आपका डिसलाइबल बन जाएगा, राइट। JKL इनकॉर्पोरेशन को जो 2 lakhs मिल रहा है वो इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल है, इसलिए वो सेक्शन 10 क्लॉज 50 में उनके लिए एग्जेम्प्टेड कहलाएगा। अब आप आंसर देखेंगे, आपको तीनों पार्टीज के लिए यही सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स यहां पर देखने को मिलेंगी, कुछ भी नया आपको नजर नहीं आएगा। जो मैंने बोला वही सब आपको यहां राइटिंग में गिवन है। आइए अगले क्वेश्चन का रुख कर लें। जुलाई 21 में जो आपको दिया गया था एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सा पॉइंट इसमें हमें देखने को मिला। Ativna Incorporation, a non-resident company incorporated in US, engaged in manufacturing of computer hardware and software. It also owns an online social networking site, FriendsZone. It exports its products globally, including India, for which it owns a warehouse in Mumbai. अब यहां
आरी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अतिवना इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 आरी लिमिटेड डिड नॉट इंपोर्ट एनी आर्टिकल फ्रॉम अतिवना इनकॉर्पोरेशन बट पेड ₹5,45,000 डेट ऑफ पेमेंट 23 June 22 to Ativna Incorporation for advertising its business on platform of a friend zone. However, RE Limited neither deduct TDS nor equalization levy on such payments. You are required to discuss whether RE Limited is required to deduct equalization levy or TDS on such payment. If yes, then discuss the consequence of non-deduction of such levy in the hands of RE Limited. तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि अतिवना इनकॉर्पोरेशन का अगर मुंबई में इंडिया में वेयरहाउस है तो हां उनका इंडिया में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हमें नजर आ रहा है। अगर उनका इंडिया में अगर वेयरहाउस है तो हम कह सकते हैं कि हां उनका इंडिया में हमें एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नजर आ रहा है। लेकिन जो अतिवना को जो यहां पर पेमेंट आरी लिमिटेड से मिल रही है, क्या वो पेमेंट उस वेयरहाउस से इफेक्टिवली कनेक्टेड है? द आंसर इज नो। फ्रेंड्स, जो 6% की इक्वलाइजेशन लेवी की जब हम बात करते हैं तो वो इक्वलाइजेशन लेवी यहां पर आप देखिए एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए 5,45,000 की आरी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी ने इस अतिवना को जो पेमेंट की है, ये एक्चुअली जो इक्वलाइजेशन लेवी का चैप्टर वो क्या बोलता है कि अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और जो उन्हें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए पेमेंट जो हो रही है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और नोटिफाइड सर्विसेज के लिए जो पेमेंट हो रही है, वो अगर उनके इंडियन पी से इफेक्टिवली कनेक्टेड है तो वह इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल नहीं बनेगी, क्योंकि वो इनकम टैक्स के स्कोप में केस आ जाएगा। लेकिन यहां पर इस फॉरेन कंपनी का भले ही इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन जो पेमेंट अतिवना को आरी से मिल रहा है, ये पेमेंट उनका इस वेयरहाउस से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है। इसलिए यहां ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए अतिवना को जो पेमेंट इस इंडियन कंपनी से मिल रही है, ये 6% इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल बनेगी। मतलब जो पेयर आरी लिमिटेड है उनकी ड्यूटी है यहां कि वो 6% इक्वलाइजेशन लेवी इस पर डिडक्ट करती, लेकिन उन्होंने तो डिडक्शन किया नहीं, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? वो आरी लिमिटेड उस इक्वलाइजेशन लेवी को पर्सनली पे करने के लिए लाइबेबल कहलाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो अपनी जेब से उस इक्वलाइजेशन लेवी का पेमेंट करने के लिए यहां पर लाइबेबल नजर आएगी। उन्हें उनका एक्सपेंस तो डिसअलाउ होना ही होना है। तो आप देखिए वही चीजें आपको यहां गिवन है। तो इक्वलाइजेशन लेवी कब चार्जेबल नहीं होती? जब एनआर का इंडिया में पी हो एंड द स्पेसिफाइड सर्विस जिसके लिए पेमेंट मिल रहा है उस पी से इफेक्टिवली कनेक्टेड हो। तो अब इस केस में जो 540 की पेमेंट हो रही है, वो पेमेंट सिंस उनके इंडियन वेयरहाउस से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से जो अमाउंट है वो 6% की इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चार्जेबल यहां पर कहलाएगा। आरी लिमिटेड की ड्यूटी होगी कि वो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी इतनी डिडक्ट करती, उन्होंने नहीं की है, इसलिए वो उस इक्वलाइजेशन लेवी को अपनी जेब से भरने के लिए लायबल होंगी। एंड इसके अलावा उस इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट को एक्सपेंस के तौर पर अलाउ भी नहीं किया जाएगा। और ये तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि उनको जो 1000 रुपीज पर डे का जो एक्चुअली एक मिनट जो इक्वलाइजेशन लेवी का चैप्टर वो क्या बोलता है कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके टाइम से डिपॉजिट नहीं कराओगे तो जितना डिपॉजिट में डिले करोगे उस पर 1000 रुपीज डिलेड पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ डिले के लिए पेनल्टी लगेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज की थी। लेकिन जहां आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट ही नहीं की तो एक तो आप अपनी जेब से भरोगे, और इतना तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का कलेक्शन तब भी हो जाता जब आप डिडक्ट करके डिपॉजिट करते। अब आपने डिडक्ट नहीं किया तो मतलब डिफॉल्ट किया, तो गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए। तो इक्वलाइजेशन लेवी के चैप्टर में क्या गिवन है कि जितना इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट है वो पेयर एक तो अपनी जेब से पर्सनली पे करने के लिए लायबल बनेंगे, और दूसरा उतने की पेनल्टी के लिए भी वो लायबल यहां कहलाएंगे। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, मतलब क्या, आरी लिमिटेड यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी के इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी के लिए भी लायबल कहलाएगी। राइट फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन का रुख करें।
देखिए दिसंबर 21 में एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको दिया गया, देख रहे हो आप, इक्वलाइजेशन लेवी पर रेगुलरली जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते रहे हैं, तो इस एरिया को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलना है। देखिए दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन दिया गया था, मेसर्स xyz.com एन ई कॉमर्स ऑपरेटर incorporated in China has no physical presence in India. It has no permanent establishment in India. Okay. It sells goods worth rupees 1.2 crores to Indian residents. Then services provided to persons resident in India by sale of online advertisement when amount of bill or aggregate amount of bills to a recipient of service during the financial year does not exceed rupees 1 lakh per recipient of service. Gross amount of all bills is rupees 70 lakhs. तो रुकिए, पहले तो आप ये क्लियर करके चलिए कि यहां पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की अगर बात है तो हां हमें 6% इक्वलाइजेशन लेवी के एंगल से भी देखना है, लेकिन सिंस इन्हें किसी भी क्लाइंट से 1 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है तो 6% इक्वलाइजेशन लेवी के लिए यह फिट केस नहीं कहलाएगा। और जहां 6% इक्वलाइजेशन लेवी में केस ना आ पाए तो फिर 2% इक्वलाइजेशन लेवी वाला पॉइंट जिंदाबाद। जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर पिक्चर में है, जहां उन्होंने अगर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से सर्विसेज अगर दी हैं तो ऐसे केस में चाहे वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस है या अदरवाइज सर्विसेज है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेट की सर्विस है तो पहले 6% के एंगल से क्वेश्चन को डील करेंगे, वहां से अगर केस आउट हो जाए तो 2% वाले दायरे में केस आएगा। याद है ना सेक्शन 165A इक्वलाइजेशन लेवी वाले चैप्टर का, जिसमें क्या बोला गया कि जो 6% के दायरे में केसेस नहीं आएंगे वो 2% के दायरे में यहां पर लाइज आएंगे। जहां 6% वाला फिट केस होगा वो यहां से आउट हो जाएगा, तो यहां पर 6% में केस नहीं जा पा रहा, इसलिए 2% के लिए फिट केस ये कहलाएगा। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन रेजिडेंट्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट विच टारगेट रेसिडेंट इंडियन कस्टमर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 20 lakhs। अच्छा, तो अब आप यहां पर देखिए जो ये सर्विस है एक्चुअली यहां नॉन रेजिडेंट के द्वारा ऐसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सेल की जा रही है जिसका टारगेट इंडियन रेसिडेंट कस्टमर्स है। याद आ रहा है आपको? ऐसा कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो इंडियन रेजिडेंट्स को टारगेट करता है या ऐसे कस्टमर जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके उस एडवर्टीजमेंट को असेस करते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की जो सेल होगी उस पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल बनेगी। सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट सिंपल, ओके। अब लेकिन हम क्या कहेंगे कि हाँ ये भी 2% के लिए फिट केस है, ये भी 2% के लिए फिट केस बन गया, और ये जो इंडियन रेजिडेंट कस्टमर्स को टारगेट करने वाला एडवर्टीजमेंट की सेल से होने वाली जो इनकम है ये भी 2% के दायरे में आ गई। लेकिन जो 2% वाला रूल है उसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी इनफैक्ट उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो रहा है, अगर वो लेस देन 2 करोड़ होगा तो फिर वो 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी चार्जेबल नहीं बनेगा। आप देखो ना यहां पर जो अमाउंट है वो 2 करोड़ से लेस देन आपको नजर नहीं आएगा। जो कंसीडरेशन है एग्रीगेट चेक करते हैं वहां वो 2 करोड़ रुपीज से अगर लेस होगा तो 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी भी नहीं लगेगा, तो यहां 2 करोड़ से वो लेस देन नहीं है। इसीलिए ये जो xyz.com है ना, ये इस 1.2 करोड़, इस 70 lakhs एंड इस 20 lakhs पर हम क्या बोलेंगे 2% इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए लाइबेबल बनेगी, और यहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये इक्वलाइजेशन लेवी खुद पे करनी होती है। याद है ना क्वार्टरली बेसिस पर। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, द एबव डाटा परटेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन xyz.com फॉर द AY 23-24। तो बस आपने जो हमने ये तीनों केसेस माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस किए हैं, इन तीनों ही केसेस में आप देख लीजिए जो ये तीनों अमाउंट्स हैं सिंस 2 करोड़ से कम नहीं होने की वजह से 2% की इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे में ये केस यहां पर आ पा रहे हैं। और उन तीनों ही पॉइंट्स के लिए जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया वही आपको यहां पर ये गिवन है, आप देख सकते हैं। वही माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर ये गिवन है कि क्यों 2% की जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो चार्जेबल यहां पर बन पा रही है।
राइट। आई होप यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं अब आपको लेकर चलूं थोड़ा अगले क्वेश्चन, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में मई 22 में आपको दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या आपको प्रोवाइडेड है। सन लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कारपेट्स। टू एक्सपांड इट्स इंटरनेशनल सेल्स, इट हायर्ड द सर्विसेज ऑफ अ लंदन बेस्ड कंपनी, शाइन इनकॉर्पोरेशन, फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। शाइन इनकॉर्पोरेशन हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, Sun Limited paid rupees 5 lakhs to Shine Incorporation for such services. That is the online advertisement services. Okay. And deducted the acquisition levy on 15th March 23 and credited it to the account of Central Government on 15th April 23. सर मार्च में TDS काटते हैं तो उसके लिए तो हमें जो टाइम है वो 30th अप्रैल तक का मिल जाता है। तो यहां पर मार्च में इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट की तो 15th अप्रैल को जमा करा दी, तो क्या ठीक है? नहीं, इक्विलाइजेशन लेवी में तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है ना, इक्विलाइजेशन लेवी तो आपको नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक ही डिपॉजिट कराना रिक्वायर बनता है ना। तो मतलब क्या 15th मार्च को अगर इन्होंने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट की थी तो इससे उन्हें डिपॉजिट कराना रिक्वायर्ड था कब तक? 7th अप्रैल 23 तक। और उन्होंने डिपॉजिट कब कराया? 15th अप्रैल 23 को। तो मैं क्या बोलूंगा कि 8th अप्रैल 23 से 8th अप्रैल 23 से 15th अप्रैल 23 तक जो ये पार्ट ऑफ मंथ है, तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट ऑफ मंथ, दैट इज 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो सन लिमिटेड पर लेबिएबल बनेगा। दैट इज 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है 1% पर मंथ की रेट से वो यहां पर लेबिएबल बनेगा। ओके, यही तो पूछा गया है सबसे पहले। कंप्यूट इंटरेस्ट लेबिएबल टू सन लिमिटेड ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी। तो बस कुछ नहीं करना है आपने 5 lakhs का जो 6% बना, उस 6% पर आपने जो 1% इंटरेस्ट है वो निकाल कर रख देना है। ये पेबल इंटरेस्ट कहलाएगा। देन व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच पेनल्टी कैन नॉट बी तो अगर सन लिमिटेड ये प्रूफ कर रहे हैं क्या कि इस इक्विलाइजेशन लेवी के टाइमली डिपॉजिट ना कराने के कुछ गुड एंड सफिशिएंट रीजंस थे, तो फिर उन पर पेनल्टी नहीं लगेगी। और कोई भी पेनल्टी लगाई भी जाएगी तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग आउट देने के बाद ही इंपोज की जाएगी, वो हम यहां पर दे देंगे। देन सन लिमिटेड इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ इंपोजिंग द पेनल्टी? तो आपको तो पता है अपील चैप्टर में हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी एओ के पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपील में जाना है तो फर्स्ट अपील जो आप सीआईटी बिल के पास फाइल कर सकते हैं उसके लिए टाइम आपको 30 डेज का मिलता है। तो बस वो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील आपने 30 डेज यहां पर बतानी थी। जो डिस्कस किया है एग्जैक्टली वही सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगी, कुछ भी अलग से यहां पर गिवन नहीं है। ओके, चलें अब हम अगले सेक्शन में। हाँ, सेक्शन 41(1) से रिलेटेड तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इक्विलाइजेशन लेवी से रिलेटेड जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो इतने क्वेश्चन से आपकी हो गई होगी। तो अब डीम्ड इनकम से रिलेटेड जो सेक्शन हमने रिवाइज किया था माय डियर फ्रेंड्स, मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रखता हूं। मिस्टर जोंगा एंड जोंगा डिसाइडेड टू एक्सपांड इट्स जीप प्रोडक्ट लाइन एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केन कॉर्पोरेशन, an American company which agreed to sell its dyes, welding equipments and die models. The purchase consideration was agreed at $65,000 including cost, insurance and freight, and Kane Corporation agreed to advance a loan to the Sassi at 6% interest per annum repayable after 10 years in installments. मतलब केस क्या बन रहा है कि इस जोंगा एंड जोंगा, मिस्टर जोंगा एंड जोंगा को चाहिए तो ये इक्विपमेंट, डाई मॉडल्स, ठीक है, वो अमेरिकन कंपनी उन्हें बेच रही है, तो उसका कंसीडरेशन जोंगा एंड जोंगा को इन्हें देना चाहिए, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है। तो अमेरिकन कंपनी ने कहा कि हम आपको ऑन क्रेडिट तो ये नहीं बेच रहे, आप हमसे $65,000 का एक लोन लिया हुआ बताओ, हम आपको एक लोन एडवांस कर रहे हैं और उस फंड्स से आप हमसे ये डाइज, वेल्डिंग इक्विपमेंट वगैरह खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया कि मिस्टर जोंगा एंड जोंगा ने $65,000 के लिए हुए लोन से ये जो डाइज, वेल्डिंग इक्विपमेंट, डाई मॉडल्स हैं वो इस केन कॉर्पोरेशन से खरीदे, और वो लोन भी उन्होंने केन कॉर्पोरेशन से ही लिया है।
ओके तो मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है वो केन कॉर्पोरेशन का इनको मनी लेंट करने का है और जोंगा एंड जोंगा का यहां पर मनी बोरो करने का है। ओके देन द आरबीआई एंड कंसर्न मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द लोन एग्रीमेंट। लेटर ऑन एक्सेल इनकॉर्पोरेशन टुक ओवर केन कॉर्पोरेशन एंड एग्रीड टू वेव द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय केन कॉर्पोरेशन टू जोंगा एंड जोंगा and to cancel the promissory note as and when they matured. This was communicated to the Sassi company, that is Mr. Jonga and Jonga, which filed its return showing 35 lakhs as a cessation of liability in its books of account. Okay, the income tax officer concluded that the waiver of the loan amount represented income and held that the sum of rupees 35 lakhs is taxable under section 28 clause 4 as income. The alternate argument of the revenue authorities was that the sum would be taxable under section 41(1) as a waiver of trading liability. Examine the validity of AO's action. तो my dear friends अब देखिए याद आ रहा है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहां कहा था? देखिए एक तो जो यहां पर सेक्शन 28 क्लॉज 4 की बात हो रही है, लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को बिजनेस और प्रोफेशन के दौरान कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट अगर अराइज हो, जो चाहे मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं है, वो उनका पीजीबीपी एड में चार्जेबल बनेगा। तो लॉ मेकर्स ने अगर ये कहा कि जो बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कैसे किया कि ये जो बेनिफिट और परक्विजिट है मतलब क्या कि ये कोई फैसिलिटी या कोई इन काइंड आपको जो भी बिजनेस और प्रोफेशन में अराइज हो वो आपका पीजीबीपी हेड में यहां आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मॉनेटरी रिसीट है वो 28 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आ सकती। जो मॉनेटरी रिसीट्स हैं वो 28 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आ सकते। यहां केवल और केवल इन काइंड के जो केस हैं वही फॉल करेंगे। यहां केवल और केवल इन काइंड के जो केस हैं वही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मॉनेटरी रिसीट्स हैं वो 28 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आ सकती। और यहां क्या हुआ है, जो असस्सी कंपनी को एक लोन एडवांस हुआ है, असस्सी कंपनी को यहां पर एक लोन एडवांस हुआ है, तो वो जो लोन एडवांस मतलब एक कैश रिसीट हम कह सकते हैं कि वो एक यहां पर मॉनेटरी फॉर्म वाला जो अमाउंट है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। ये एक मॉनेटरी मतलब लोन क्या है, लोन एडवांस क्या है, ये मॉनेटरी रिसीट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए ये यहां पर 28 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आ पाएंगे। फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज ने क्या कंटेंशन रेज की, एक ऑल्टरनेट आर्गुमेंट रेज किया कि 28 क्लॉज 4 में अगर केस ना आए तो 41(1) जिंदाबाद। अब 41(1) में हम इस सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी को उनकी इनकम बनाएंगे। तो भैया सेक्शन 41(1) तो क्या बोलता है कि यहां पर डिडक्शन के लिए जरूरी है कि एसएससी ने उस अमाउंट की पहले डिडक्शन क्लेम कर रखी हो। और ट्रेडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जैसे कोई वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह होता, कोई सीसी लिमिट वगैरह बनाई गई होती, तो उस तरह के जो केस हैं वो ट्रेडिंग लायबिलिटी में आते हैं। एक्चुअली प्लांट मशीनरी के लिए लिए गए जो लोन है वो ट्रेडिंग लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। ये जो अमाउंट है, क्या ये अमाउंट उन्होंने लोन का अमाउंट है, क्या इन्होंने ये P&L में एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम किया था? नहीं। ये जो लोन का अमाउंट उन्होंने प्लांट मशीनरी के लिए जो खरीदा लिया, एक्चुअली उस लोन के अमाउंट को आप सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं बोल सकते। ये प्लांट मशीनरी के लिए लिया गया लोन है, ये कोई ऑपरेशनल, ये कोई वर्किंग कैपिटल लोन नहीं है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 41(1) भी इन्वोकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन नहीं कहलाएगा, ये यहां पर 41(1) के दायरे में भी केस नहीं आ पाएगा। ये प्लांट मशीनरी के लिए लिया गया लोन है, इसलिए ये वेवर ऑफ लोन सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं कहलाएगा। इसलिए एओ यहां पर सही नहीं है। वो 41(1) में ट्रेडिंग लायबिलिटी का ना तो ये सेशन है और ना ये इनकाइंड बेनिफिट और परक्विजिट का केस है, इसीलिए ये इनकम के तौर पर आप उन्हें टैक्स नहीं कर सकते। और इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से जब ये केस लॉ अपलोड किया था तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में जो इनकम की डेफिनेशन है वहां सब क्लॉज 18 जो कहता है क्या कि कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, रिम्बर्समेंट, कंसेशन, वेवर
और असिस्टेंस इन एनी अदर फॉर्म वट एवर नेम कॉल्ड इनकम कहलाएगा। लेकिन वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो और उसके बाद में लिखा अथॉरिटी बॉडी एजेंसी, तो आप रूल ऑफ एजेंडम जनरस लगाओगे। मतलब पहले अगर यहां पर गवर्नमेंट टर्म यूज हो रही है तो मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट एजेंसी से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो यह एक फॉरेन कंपनी से आपने लोन लिया, उन्होंने आपको वेवर दिया, तो वो यहां इनकम की डेफिनेशन में भी केस नहीं आ पाएगा। रीजनेबली क्या होना चाहिए कि ये प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के लिए लिया गया लोन था, उस लोन को वेव किया गया। तो सेक्शन 43 क्लॉज 1 की जो एक्सप्लेनेशन 10 है, एक्चुअल कॉस्ट के एक पार्ट को यहां मेट आउट अगर कोई अदर पार्टी कर रही है, अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की कॉस्ट का एक पार्ट जो लोन कंपोनेंट था वो सामने वाले ने अगर आप पर वेव कर दिया, मतलब उतना पार्ट सामने वाली एंटिटी आपका मेट आउट कर रही है, तो रैशनली ये जो अमाउंट है ये अमाउंट असेट की एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट किया जाना चाहिए। तो यहां इस केस में देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर ये कहना चाहता हूं, तो यहां एक चीज यहां पर ये कहा जाना बनता है एक्चुअली, आपको मैं याद दिलाऊं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का माय डियर फ्रेंड्स केस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी असेट को खरीदने के लिए कोई लोन लिया गया और वो लोन अगर सामने वाले ने आप पर वेव कर दिया, तो वो असेट की एक्चुअल कॉस्ट के पार्ट का आपका अमाउंट सामने वाले के द्वारा मेट आउट किया हुआ कहलाएगा और इस वजह से वो असेट की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाएगा। अब इंस्टीट्यूट ने यहां पर ये कहा कि भाई सेक्शन 43 क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन 10 में लिखा है सब्सिडी, ग्रांट और रिम्बर्समेंट, वहां वेवर टर्म स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई है, इसीलिए ये जो अमाउंट है वो असेट की कॉस्ट से रिड्यूस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने वही बात कर दी, क्या साथ में लिखा है व्हाट एवर नेम कॉल्ड, तो अगर व्हाट एवर नेम कॉल्ड को अगर लिबरली आप इंटरप्रेट करें तो डेफिनेटली ये व्यू भी लिया जाना बनता है कि वेवर इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए, और अगर ये व्यू ले हम तो उसे असेट की कॉस्ट से डिडक्ट किया जाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है कि अगर असेट आपने लोन लेकर खरीदी और लोन अगर आपको सामने वाले ने अगर माफ कर दिया तो वह असेट की कॉस्ट के एक पार्ट का आपको रिटर्न बैक हुआ कहलाएगा। असेट की कॉस्ट के एक पार्ट को सामने वाले ने मेट आउट कर दिया है, आपकी पॉकेट अफेक्ट नहीं हुई है उतने तक, तो असेट की कॉस्ट से उसका रिडक्शन दिया जाना बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहां पर ये जो केस स्टडी आपको गिवन है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो भी लोन का अमाउंट है, जो असेट से कनेक्टेड लोन है, उसका जो वेवर है वो ना तो आपका बिजनेस और प्रोफेशन में राइज होने वाला बेनिफिट और परक्यूजिट अंडर सेक्शन 24 कहलाएगा, क्योंकि वहां पर वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, मतलब इन काइंड वाले केस आएंगे, मॉनेटरी वाले नहीं। 41(1) में सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी आती है। ट्रेडिंग लायबिलिटी में ऑपरेशनल लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह के सेशन यहां आएंगे। क्रेडिटर वगैरह अगर आपका पैसा अगर छोड़ देते तो उस तरह के केस यहां पर आते। लेकिन ये सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां पर कैपिटल असेट के लिए लिए गए लोन का विवर हुआ है। यहां पर इनकम की डेफिनेशन में भी हम इसे नहीं ले सकते 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 में, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी एजेंसी अगर आपको लोन वेव करती तो वो केस आता। ये प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के लिए लिए गए लोन का वेवर है, तो उस हद तक आपकी असेट की कॉस्ट सामने वाले मेट आउट कर रहे हैं, तो असेट की कॉस्ट से उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। आइए अब नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने देख रखे हैं, मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। नवंबर 2019 का क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा। सी पोर्ट शिपिंग लाइन, अ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इट्स शिप्स ऑन द इंडियन पोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड 31 March 2023 had collected freight of rupees 100 lakhs, demurrages of rupees 20 lakhs and handling charges of rupees 10 lakhs inclusive of an amount of rupees 40 lakhs collected in US dollar for the cargo booked from Mumbai for JNPT Mumbai from Antwerp. The expenses of operating its fleet during the year for the Indian ports were rupees 110 lakhs. The company denies its liability to tax in India. Examine. तो हम क्या बोलेंगे इस नॉन रेजिडेंट मतलब इस फॉरेन कंपनी को, सिंपली हम क्या कहेंगे कि सुनो, आप शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है और आप अपने इंडिया में शिप लेकर आए, आपने इंडिया में फ्रेट, डेमरेजेस, चार्जेस, हैंडलिंग चार्ज के नाम पर 130 लाख रुपीस अर्न किया,
तो आपकी डेफिनेटली इंडिया में जो टैक्सेबिलिटी है, चार्जेबिलिटी है, वो बनती है। 44B से हम क्या बोलेंगे कि जो आप फ्रेट रिसीव करते हैं, व्हाट एवर नेम कॉल्ड, आपने डेमरेज हैंडलिंग चार्ज के नाम से भी अगर अमाउंट लिया है तो वो फ्रेट में इंक्लूडेड कहलाएगा। मतलब क्या, यहां पर जो 130 लाख टोटल अमाउंट बनता है उसका 7.5% आपकी पीजीबीपी हेड में चार्जेबल इनकम ट्रीट की जाएगी, और ये नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस कहलाती है ना। मतलब क्या, जो ये 110 लाख के आपके एक्सपेंस हैं ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। हम तो 130 लाख का 7.5% यहां पर डीम्ड इनकम ट्रीट करेंगे। अब हमने क्या यहां पर प्रिज्यूम किया कि भाई फिगर हमें इंडियन रुपीस में दी गई है, मतलब फॉरेन कंट्री से, एंटवर्प से जो कार्गो बुक्ड हुआ था इंडिया में मुंबई के लिए, वो उसका फ्रेट इंडियन रुपीस में हमें गिवन है यहां, तो इसलिए हमने माना कि वो रिसीव्ड इंडिया में हुआ है। मतलब होता है ना फ्रेट टू पे बेसिस पर जो बुकिंग है कि जब आप डिलीवरी दोगे तब आपको फ्रेट मिलेगा, है ना। तो हम तो यहां इंडियन रुपीस में फ्रेट दिया गया है, इसलिए पहले मानकर चल रहे हैं कि भले वो फॉरेन कंट्री से बुकिंग हुई थी लेकिन वो फ्रेट टू पे बेसिस पर बुकिंग हुई होगी। मुंबई में जब डिलीवरी दी गई तब उस टाइम पर जो यह अमाउंट है वो कलेक्ट हुआ होगा, राइट। तो इसलिए हमने टोटल अमाउंट यहां कंसीडर कर लिया। लेकिन वहीं एक दूसरी प्रिज्यूम्पशन भी बनती है कि सिंस ये यूएस डॉलर में कलेक्ट हुआ है तो हो सकता है कि ये अमाउंट आउटसाइड इंडिया ही इस फॉरेन शिपिंग कंपनी को कलेक्ट हो गया हो, तो ठीक है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो 130 लाख में से जो फॉरेन कंट्री वाली रिसीट है कि फॉरेन कंट्री से बुकिंग हुई, मतलब फ्रेट आपने अर्न किया फॉरेन कंट्री में और फॉरेन कंट्री में कलेक्ट हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में हम 90 लाख पर जो 7.5% है वो अप्लाई कर रहे होंगे। दैट्स इट। यही चीज आपको यहां पर माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। तो हमने तो पहले पूरे 130 लाख की टोटल रिसीट पर 7.5% लगा डाला, लेकिन एक नोट दे देंगे क्या कि अगर हम ये एज्यूम कर ले कि वो अमाउंट इंडिया में रिसीव नहीं हुआ था तो फिर वो फ्रेट यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको हम प्रिज्यूम्टिव इनकम निकालने के टाइम पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और आइए कॉन्सेप्चुअल सा जो क्वेश्चन है मई 2011 का वो देखिए, कैन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बी सेट ऑफ against the profit determined under section 44B? अरे याद उठाओ ना, जो सेक्शन 44B है वो केवल 28 to 43A तक के जो प्रोविजंस है उनको ओवर रूल करता है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट को तो ओवर रूल नहीं करता। हाँ, मतलब क्या, जो सेक्शन 44B में स्टार्टिंग में जो आपको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है वो किन सेक्शंस पर दिया गया है, सेक्शन 28 to 43A। तो अब इस चेन में आप देख रहे हैं, इस चेन में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन 32(2) तो आता है, तो मतलब वो तो ओवर रूल हो गया। तो इसका मतलब क्या, जो 44B में प्रिज्यूम्टिव इनकम निकल कर आएगी इसका सेट ऑफ तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये 32(2) तो ओवर रूल यहां पर हो गया, इसका सेट ऑफ तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, अरे सेक्शन 72 से ये गवर्न होता है, 8 ईयर्स तक उसे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किया जा सकता है। मैं तो बिजनेस लॉस ही मान रहा हूं, तो वो तो सेक्शन 72 कहता है और वो तो इस चेन में नहीं आता है जिसको कि ये ओवर रूल करती है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है इसको प्रिज्यूम्टिव इनकम से यहां सेट ऑफ किया जा सकेगा। यूनिवर्सल कार्गो कैरियर्स के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही थीम एडॉप्ट की। यूनिवर्सल कार्गो कैरियर इनकॉर्पोरेशन के केस में माय डियर फ्रेंड्स कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही थीम अडॉप्ट की कि जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सेट ऑफ नहीं हो सकेगा, लेकिन जो लॉस है उस लॉस को डेफिनेटली यहां पर सेट ऑफ करने के लिए एसएससी एंटाइटल्ड कहलाएगा। आइए ना फ्रेंड्स, वो एयरलाइन वाला जो क्वेश्चन है, एयरलाइन वाला जो सेक्शन 44BB है हमने रिफ्रेश किया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम दिया जाता रहा है मैं वो अब आपके सामने रखता हूं। मिस्टर एक्स, अ नॉन रेजिडेंट, ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स in the course of business of operation of aircraft during the year ending 31st March 2023. क्या ₹2 crores in India on account of carriage of passengers from Chennai? तो अगर आपके एयरक्राफ्ट में चेन्नई से पैसेंजर्स अगर चढ़े हैं तो फिर तो जो आपको उसका फेयर मिल रहा है वो इंडिया में एक्रूराइज इनकम कहलाएगा, मतलब कंसीडरेबल बन जाएगा। ओके, देन ₹1 crores in India on account of carriage of goods from चेन्नई। अब चेन्नई से जो गुड्स लोड हुए उसका भी जो फ्रेट है वो आपको इंडिया में मिल भी गया है, तो फिर तो ये फ्रेट आपका इंडिया में क्रूराइज भी हो रहा है, आपने इंडिया में रिसीव भी कर लिया है।
ओके। अच्छा, फिर देखिए ₹3 crore इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम सिंगापुर। अब सिंगापुर से जो पैसेंजर चढ़े, अब भले ही आपका फेयर वहां पर सिंगापुर में एक्रूराइज हुआ, लेकिन आपने रिसीव कहां कर लिया, इंडिया में, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे, है ना। देन ₹1 crore इन सिंगापुर ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम चेन्नई। तो बस इस पॉइंट पर ध्यान देना है, सर सिंगापुर में अमाउंट रिसीव किया तो इसको तो छोड़ दो, नहीं, चेन्नई से पैसेंजर्स चढ़े हैं ना, तो उनका जो फेयर है वो आपका इंडिया में एक्रूराइज हुआ ना, बस आपने रिसीव कहां किया, इररेलीवेंट। याद आ रहा है सेक्शन 44BA में कि या तो आपके एयरक्राफ्ट में जो गुड्स और पैसेंजर्स है वो इंडिया से लोड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका फेयर फ्रेट इंडिया में एक्रूराइज हुआ कहलाएगा, तो फिर आप रिसीव कहीं भी करो, या अगर आउटसाइड इंडिया से भी अगर लोड होते हैं तो अगर आपने उनका फेयर और फ्रेट इंडिया में रिसीव कर लिया तो वो आपका कंसीडरेबल रिसीट यहां कहलाएगा। आप यहां इस केस में क्या करने वाले हैं, जो ये टोटल अमाउंट निकलकर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कितना हम कह सकते हैं 7 crore का, बस इसका 5% इस नॉन रेजिडेंट की प्रिज्यूम्टिव इनकम बनाने वाले हैं। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया गया, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर the purposes of the business during the year ending 31st March 2023 was ₹6.75 crore। अरे हमने 5% इनकम मानी है, 95% खर्चों के लिए तो छोड़ दिया, अब हम आपको खर्चों की डिडक्शन अलग से थोड़ी ना दे देंगे, हम 95% एक्सपेंस के लिए तो छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या, जो 35 लाख रुपीस का अमाउंट यहां पर आ रहा है वो 35 लाख रुपीस का अमाउंट इनकी पीजीबीपी की इनकम कहलाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में बस पूछा गया। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जो 35 लाख रुपीस का अमाउंट है वो इनकी पीजीबीपी एड की इनकम कहलाएगा। और आइए माय डियर फ्रेंड्स, पीजीबीपी में मैंने आपको सेक्शन 45(4)(c) जो रेफरेंस कराया था, एक नॉन रेजिडेंट को हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन से रिलेटेड याद है, लिमिट वाला, उससे रिलेटेड भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया नवंबर 2020 का वो आपके लिए रखता हूं। द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2023 वाज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20 lakhs आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो एक फॉरेन कंपनी जिसकी इंडियन ब्रांच है, उन्होंने इंडियन ब्रांच लेवल पर 20 lakhs का प्रॉफिट जो कमाया है उससे पहले ये लेस हो चुके हैं। अच्छा, क्या क्या लेस हो रखा है जरा देखिएगा प्लीज। डेप्रिसिएशन फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर ₹15 lakhs, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 17 lakhs, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉइज ऑफ ₹7 lakhs। ₹7 lakhs is 1/5 of the total expenditure incurred on family planning, on promoting family planning. Expenditure incurred for scientific research ₹11 lakhs. Business loss brought forward for AY 22-23 of ₹25 lakhs. Deduction under chapter 6 से 20 lakhs. Head office expense of ₹125 lakhs allocated to the branch B, यहां P&L में इस अमाउंट से पहले डेबिट हो चुका है। Compute income to be declared by the branch in its return for the AY 23-24। ओके, तो अब आपने मेनली क्या करना है, यहां पर आपने ये जो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इन्होंने पीएनएल में इतने डेबिट कर डाले, हमें इनका जो अलाइबल अमाउंट है वो चेक करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट बेस बनाते हैं। तो उस लिमिट में हम क्या करेंगे, हम जो इन्होंने डेबिट कर रखे हैं उसमें डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का इन्होंने डेबिट किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, हाँ, ये तो हमें एड बैक करना पड़ेगा। याद है आपको, जो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में लिमिट है, वो लिमिट क्या है, 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। याद कीजिए 44C में आपको सब रेफरेंस करा रखा है। और एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए आप क्या करते हो, आप जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसको डिसअलाउ करोगे, एड बैक करोगे। मतलब आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है उसका 1/5 जो पीएनएल में डेबिट हो रखा है उसको रिवर्स करोगे। हाँ, आप एक्सपेंडिचर के लिए कुछ जो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है वो एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए हम एड बैक नहीं करते, तो उसको हम टच नहीं करेंगे, उसको अलाउड ही रखेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस लॉस और चैप्टर 6 की डिडक्शंस हैं,
इनको भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर तो हम सबसे पहले एड बैक करेंगे, क्योंकि हम हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन कितनी मिलनी है उसी के लिए तो ये सारे पापड़ बेल रहे हैं, ये सारे एक्ट हम यहां पर कर रहे हैं ना। तो मतलब क्या, नेट प्रॉफिट हम यहां पर उठाएंगे, हमने उठाया नेट प्रॉफिट, जो भी हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर अपने P&L में डेबिट किए वो तो सबसे पहले ऐड होंगे। हाँ, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस कॉस्ट डिडक्शन, ये चार जो एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले एडजस्टमेंट्स है वो और कर देंगे। फिर ये आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका निकलेगा 5%, वो बनेगी लिमिट। यस, इसका 5% तो बहुत कम आ रहा है। आप तो 1,25,00,000 को एक्चुअली ब्रांच से रिलेटेड बता रहे हो, लेकिन हम डिडक्शन आपको दे पाएंगे केवल 10,70,000 की। अब आपने क्या बोला कि ब्रांच लेवल पर जो फाइल की जाने वाली रिटर्न की इन टैक्सेबल इनकम है वो आप बताइए। अच्छा, तो हम क्या उठाने वाले हैं, जो ब्रांच का P&L का नेट प्रॉफिट है वो पिकअप करेंगे, ये वाले एक्सपेंस जो आपने रॉन्गली डेबिट कर रखे हैं इनको डिसअलाउ करेंगे, और जितने अलाइबल हैं उनकी अलावेंस देंगे। उससे हमें पता लगेगा कि फाइनली ब्रांच लेवल पर जो इनकम डिक्लेयर किए जाने की जरूरत है वो कितनी डिक्लेयर किए जाने की जरूरत है। तो नेट प्रॉफिट में रॉन्गली क्लेम्ड एक्सपेंडिचर डिसअलाउ किए, करेक्टली अलाइबल एक्सपेंस अलाउ करेंगे, ये हम कहेंगे ब्रांच लेवल पर टैक्स के लिए लाइबेबल इनकम यहां कहलाएगी। ओके, तो ब्रांच लेवल पर जो रिटर्न फाइल की जाएगी उसमें ये इनकम डिक्लेयर करना नेसेसरी कहलाएगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि हां अब मैं कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स क्या कि हमने 22 क्वेश्चंस जो सेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे वो यहां पर आज इस सेशन में कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। पीजीबीपी आईसीडीएस के कंबाइंड इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं आईसीडीएस का भी रिवीजन सेशन अपलोड कर देता हूं, और फिर उसके साथ में मैं आपको पीजीबीपी के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड यूनिक क्वेश्चंस एंड पीजीबीपी और आईसीडीएस के जो मिक्स्ड इफेक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए और अवेलेबल करा देता हूं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।